मित्रों नमस्कार। जैसा कि जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आप सभी सूचित हैं कि आज हम लोग विनोद भारद्वाज जी की पुस्तक यादनामा 2 पर परिचर्चा करेंगे और इस परिचर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नमस्कार। तो एक बार आप सभी लोगों का जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आप सभी एक मिनट सूचित हैं कि हेलो, किन्हीं का माइक जो है, किन्हीं का माइक ऑन है, उसको कृपया ऑफ कर लें। विनोद जी, हाँ, मोबाइल को बंद कर दीजिए। मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, बस इसलिए शायद ये हो रहा है। हाँ, तो उसकी आवाज कम कर लें, आवाज कम कर लें। हाँ हाँ ठीक है, आवाज तो साइलेंट है वो। नहीं, काफी आवाज आ रही है। मित्रों, आज इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक और कई विधाओं में निरंतर लिखने वाले प्रयाग शुक्ल जी हैं, जो लगातार कविता, कला और कई अन्य विधाओं में सक्रिय हैं। बहुत खूबसूरत गद्य लंबे समय से लिख रहे हैं और इनके पास स्मृतियों की एक बड़ी दुनिया है। किसी भी यादनामा पर बात करने के लिए वे एक उपयुक्त नाम हो सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जो एक कार्यक्रम हो रहा था उसमें भी इन्हें सुनना हुआ और किस तरह से इनके पास यादों की एक भरी पूरी दुनिया है, जो बीच बीच में हम इन्हें कष्ट देकर सुनते रहते हैं और कुछ प्रतिकूल स्थितियों में भी कई बार प्रयाग जी होते हैं मगर वे ना नहीं कहते और फिर हम सभी के समक्ष होते हैं। यादनामा 2 जिसके लेखक विनोद भारद्वाज जी हैं, उनका स्वागत है और इस पुस्तक के प्रकाशक और स्वयं एक बेहतरीन कवि सरबजीत गर्चा जी हैं, उनका भी स्वागत। पुस्तक परिचर्चा में मैं अपनी पूरी टीम की ओर से हमारे इन 3 मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यादनामा पर हमने पहले भी बात की है, जो विनोद भारद्वाज जी की पहली पुस्तक है और यादनामा 2 उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित होकर आई। इन दोनों के ही लिखे जाने के बड़े रोचक प्रकरण हैं और मैं इनका एक गवाह भी हूं, क्योंकि बीच बीच में विनोद जी से कई लंबी बातचीत होती रही है और इनकी अधिकांश पुस्तकों को पढ़ना हुआ है, उन पर कुछ लिखना भी हुआ है। तो हम अपने और मेहमानों से भी इस पर विशेष रूप से सुनेंगे। और यादनामा 2 एक ऐसी परिघटना है, इस पुस्तक का प्रकाशन, जो कई धरातलों पर हमारा ध्यान खींचता है। यह पूरी पुस्तक धारावाहिक रूप में सामुदायिक पटल पर प्रकाशित होती है। एक एक करके हम सभी लोग, तमाम लोग देश विदेश के इसे पढ़ते हैं और इससे आकर्षित होते हैं। कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां इन लोगों की, हमारे पाठकों की, हमारे लेखकों की, कलाकारों की मिलती है इन संस्मरणों पर। और रोचक बात यह है कि विनोद भारद्वाज जी यह निर्णय लेते हैं, हमारे यादनामाकार, कि हम अपनी इस पुस्तक में इन प्रतिक्रियाओं को भी शामिल कर सकें। तो इस तरह प्रकाशन से पहले ही यह किताब चर्चित हो जाती है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और सुखद भी है हिंदी प्रकाशन जगत में, या किसी भी भाषा में ऐसी स्थिति एक उल्लेखनीय स्थिति। दूसरा, इसे पढ़ते हुए जो लोग यादनामा को नहीं पढ़े थे, जो यादनामा है, जो इसे आप उसका पहला भाग कह सकते हैं, पहली वाली कृति को, तो उसे भी खरीदते हैं, उसमें भी रुचि लेते। तब प्रयाग शुक्ल जी फेसबुक पर नहीं थे और विनोद जी उसे एक दूसरे वेबसाइट पर, एक दूसरे ब्लॉग पर उसको लिख रहे थे और वहां से वो शेयर चीजें हो रही थी। उस समय भी कई लोकप्रियताएं उनको मिली उस संस्मरण की। तब मंगलेश डबराल जी जीवित थे और उन पर जो उन्होंने लिखा, उनके जीवन काल में ही लिखा। बाद में जब प्रयाग शुक्ल जी फेसबुक पर आते हैं, विनोद भारद्वाज जी को कोविड होता है और वे उससे जूझते हुए लोगों को बतलाते भी नहीं हैं। मुझे भी कुछ अंदाज तो हुआ था,
लेकिन जब तक स्वयं किसी के मुख से न सुना जाए तो कैसे उस अंदाज को हम पुष्ट कर सकते हैं। मगर बहुत बाद में मुझे भी पता चला, और जब वे धीरे धीरे स्वस्थ हुए, बहुत ज्यादा दवाइयां भी नहीं ली हैं उन्होंने, कोई बहुत नियमित इलाज भी नहीं कराया, कोई बहुत ज्यादा सतर्क होकर खान पान किया हो, मैं यह भी नहीं कह सकता, मगर वे बहुत कम समय में ठीक हुए और जिस दुगने उत्साह से वापस इस काम में लगे, वह एक जो है इसका एक आधार बनता है इस पूरी पुस्तक का। तो आज हम लोग एक एक करके इन सभी बातों पर आएंगे, मगर सबसे पहले मित्रों हम अपने वरिष्ठ लेखक प्रयाग शुक्ल जी के पास चलते हैं, जो यादनामा 2 के साथ बिल्कुल आरंभ से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों सहकर्मी भी रहे हैं, दिनमान में एक साथ काम किए हैं। और जैसा कि समर्पण में विनोद जी ने यह बात लिखी भी है कि अंधेरे में जिनके साथ वे फिल्म देख रहे हैं और रोशनी में जिनके साथ पेंटिंग देख रहे हैं, उन प्रयाग शुक्ल को वे अपनी यह किताब समर्पित करते हैं। तो कई ऐसे साझा संस्मरण हैं इन दोनों के, जो इस पुस्तक को लोकप्रिय बनाते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं। और यह बहुत अच्छा हुआ कि यादनामा 2 के साथ प्रयाग शुक्ल जी भी धारावाहिक रूप में भी हमसे जुड़ सके, चाहे वह बहाना फेसबुक ही क्यों न हो। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रयाग शुक्ल जी को सुनते हैं, जो कई कई धरातलों पर इस पुस्तक से और इस पुस्तक के लेखक से भी जुड़े हुए हैं, जो स्वयं संस्मरणों की एक भरी पूरी दुनिया अपने साथ लिए चलते हैं, और जब तक उनके संस्मरण हम विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते भी रहते हैं। तो प्रयाग साहब, आपसे निवेदन है कि इस किताब पर कुछ कहें। प्रयाग साहब। धन्यवाद अर्पण जी। सबसे पहले तो ये कहूं कि मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं जनसुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रम में शामिल हो सका, क्योंकि कई बार आपने आग्रह किया और उलझने रही, वो दूर नहीं हुई। पर मैंने एक दिन ये रियलाइज किया कि जीवन है और कई तरह की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां रहती ही हैं, तो हमको भी ये मानते हुए जो जरूरी काम है वो करने ही चाहिए। इसको मैं बहुत जरूरी काम मानता हूँ जो आप इतनी अच्छी तरह कर रहे हो, और इतने कुछ कार्यक्रम मैंने देखे हैं आपके, तो आपका बहुत धन्यवाद। असल में कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आपने ठीक ही याद दिलाई कि विनोद जी और मैं बहुत साथ हमने काम किया है। अब करीब 50 साल तो हो ही गए, ज्यादा ही, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, लगभग 50 साल। तो एक प्रसंग से शुरू करता हूँ, उससे मेरी बात शायद ज्यादा पहुंचेगी। यादनामा 1 में एक संस्मरण मेरे ऊपर भी है, छोटा सा है, पर छोटे संस्मरणों में विनोद जी ने बहुत कुछ कहा है। तो यादनामा 2 पर आऊं मैं, उससे पहले उस प्रसंग की याद करता हूँ। तो मुझ पर लिखते हुए विनोद जी ने ठीक ही अपनी मेरे साथ की पहली भेंट का जिक्र किया। तो मेरे यहाँ आते हैं और मेरा भी विवाह हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और वो देखते हैं कमरे में कि एक एलपी है, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, जो अब तो खैर देखने को नहीं मिलता उस तरह से घरों में, और उसमें तीसरी कसम का एक रिकॉर्ड मेरे पास है। उनके लिखने के इस चीज की याद दिलाने के कारण, क्योंकि वो बहुत चुनते हैं, और बहुत सुंदर बात है ये यादनामा की। सबसे सुंदर बात यही है कि विनोद जी किसी तरह के विस्तार में न जाकर कुछ घटनाओं को एक इमेज की तरह रखते हैं, एक प्रसंग की तरह रखते हैं, जो बहुत कुछ कहने लगता है, किसी वाक्य को रखते हैं। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, सचमुच वो रिकॉर्ड जो है वो मेरे जीवन में उस समय कई वर्षों तक एक केंद्रीय उपस्थिति रहा। फिर ये याद आई, उनके लिखने से याद आई। वैसे तो बुक्स की याद आती रहती थी बीच में, कभी मैं अपनी पत्नी से पूछता भी था कि अरे वो कहाँ चला गया, जैसे कि होता है, हम घर बदलते रहे, वो पुराना पड़ गया, शायद हम सुन नहीं रहे थे। बहरहाल, तो ये याद आई कि कैसे ये संयोग हुआ कि उस तीसरी कसम के रिकॉर्ड के प्रसंग से तो कई चीजें याद आई, जिनमें से ये याद आई कि रेणु जी हमारे घर आए और उन्होंने भी उस रिकॉर्ड से तीसरी कसम के गीत सुने। फिर बासुदा, जिन्होंने फिल्म बनाई, फिर बाद में उनसे मैत्री हुई, वो भी हमारे घर आए बहुत वर्षों बाद।
उन्होंने भी उस रिकॉर्ड प्लेयर को और देखा, और उनको मैंने बताया जब उनसे मेरी भेंट बम्बई में हुई। अभी शैलेंद्र पर मैंने एक लेख लिखा और तो याद करने लगा, और हमारे मित्र देवेंद्र मोहन जो बम्बई में रहते हैं, सब मेरे पड़ोस में ही रहते थे, जिनकी किताब संभावना ने छापी है, किस्सा गोई नाम से, बड़ी सुंदर किताब है वो, कविताओं की उनकी। तो वो भी उसमें उनको सुनते थे। उसकी अगली कड़ी ये जुड़ी कि देवेंद्र से शंकर शैलेंद्र के शंकर से के बेटे की बहुत मैत्री हुई। तो मैंने सोचा कि एक घटना, एक प्रसंग को अगर अच्छी तरह रखा जाए तो वो कितने लोगों को कितनी तरह से याद आने लगती है, कितने लोगों को जोड़ देती है, उसमें एक पूरा युग दिखाई पड़ने लगता है। तो विनोद जी की सच में मैंने देखे, जब यादनामा एक आया अर्पण जी, तो मैं उसको 2-1 बैठकों में पढ़ गया, कई चीजें पढ़ी हुई थी, दोबारा पढ़ी, वो इतनी ही अच्छी लगी। तो मैंने रात को बैठकर बाकायदे, जैसे विनोद लोग पहले पत्र लिखते थे ना चिट्ठी की तरह, मैंने चिट्ठी लिखी उनको, टाइप नहीं किया, हाथ से चिट्ठी लिखी विनोद जी को, और फोटो खींची, जो बाद में उन्होंने शेयर भी की, और लिखा कि तुमने कितनी सुंदर चीज ये की है, और कैसे इसमें मैंने क्या क्या देखा है, वही सब जो भी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चुनाव है, अब चूंकि हम लोग साथ रहे हैं, तो मैं एक दिन विनोद जी से वैसे ही कह रहा था, विनोद जी से विनोद पूर्वक कह रहा था कि तुम्हारा यादनामा पढ़कर मुझे लगता है कि तुम जागे रहते थे, हम लोग इतना साथ थे, और मैं सोया रहता था, क्योंकि तुमको कितना कुछ याद, और वो प्रसंग याद है, उन्हीं को उन्होंने रखा भी है। मतलब कुछ मेरे सामने के हैं, पर कोई प्रसंग इतना कुछ कह सकता है, वो चमत्कारिक बात है लगभग, कि आप बहुत छोटे में क्या क्या कह देते हो। जैसे उसमें एमजे अकबर का पर एक पीस है छोटा सा, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसमें पहले वो एमजे अकबर से अपनी मैत्री की बात करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, प्रेम से करते हैं, अंत तक वो प्रेम से ही है, पर एक बात कहने के लिए जिसमें उनका जीवन है, हमारा समय है, हम जैसे लोगों का जीवन भी है। वो कहते हैं फाइनली कि एक दिन वो, मतलब वो उनकी सफलता को लेकर एक तरह की टिप्पणी है वो, कि सफलता का क्या अर्थ होता है, या उसको सफलता माने या उसको हम क्या माने। कि वो देखते हैं कि एम्बेसी की पार्टी है, और वहां वो भी अपने ड्रिंक के साथ, विनोद जी भी हैं, चुपचाप अंधेरे में खड़े हुए हैं, बहुत शोरगुल है, और वो जैसा कि होता है, जैसा कि हम दोनों के साथ रहा, कि चलना अपनी तरह से है, ये सफलताएं असफलताएं सामाजिक अपनी जगह रहेंगी, अगर हमारा पैशन ये है कि हम किताब खरीदेंगे, हम फिल्म देखेंगे, हम प्रदर्शनियों में जाएंगे, तो हमने जीवन भर वो किया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि विनोद जी ने भी मुझसे अधिक बढ़कर वो, और सहेजा संभाला है, स्मृतियों को संभाला है, चीजों को भी संभाला है, तभी वो ये कर पाए हैं। पत्र हो, फोटोग्राफ्स हो, मेरे पास भी है, पर इतने नहीं है, हम इतना नहीं संभाल पाए। तो अब यादनामा 2 पर आता हूँ। कुछ लंबा तो नहीं बोल रहा कि फिर बाद में बोलूं, ऐसा कुछ हो अगर तो? नहीं नहीं, आप आराम से बोलें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है जी। तो उसमें हुआ, देखिए ये रूपा यादनामा। रूपा रूपा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, वे आपको नमस्कार कर रही हैं। और अच्छा जी, एक बात, नमस्कार। जी जी मैं बता दूं, राम किशोर जी जुड़े हुए हैं, राम किशोर फिरोदा जी, चेतन जी जुड़े हुए हैं, उदय भानु पांडे जी, गीता द्विवेदी जी, गोविंद माथुर जी, रंजना जी, रूपा सिंह, तारा मेहरा जी, मंजुला जी, ये सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं हम सभी लोगों को। आप सभी लोगों को भी हार्दिक नमस्कार जी। प्रयाग साहब प्लीज। तो यादनामा 2 पर आ जाना अच्छा होगा, क्योंकि यादनामा 1 की बातें भी इस प्रसंग में आएंगी आगे चलकर कभी। तो जब यादनामा 2 शुरू हुआ, और मैं ही विनोद जी को बार बार आग्रह करता रहा, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने इस विधा में एक नई चीज जोड़ी। आप जानते हो हिंदी में संस्मरण बहुत लिखे गए हैं, कुछ बहुत लंबे भी हैं, उनमें से कई बहुत अच्छे भी हैं, उनसे भी हमें कुछ मिलता है, पर वो इतने रुचिकर नहीं, वो सरस नहीं है। और सबसे अधिक एक, ये क्या कहना चाहिए, एक बात ये कि भूल जाते हैं क्योंकि लंबे हैं। अच्छा, उसमें प्रसंग अगर हैं भी कुछ बहुत भेदक प्रसंग, आपको भेद देने वाले, आपके मन प्राण को, तो वो एक आध को याद रहता है, सब नहीं याद रहते, क्योंकि वो भी उसमें कहीं खो जाते हैं।
तो मैंने विनोद जी से कहा भी और उसमें लिखा भी। जब यादनामा फेसबुक पर शुरू हुआ, 2 लोगों की याद आई। एक तो अश्वी जी की याद आई और एक रेणु की याद आई। मैंने विनोद जी से भी कहा कि तुमने ये जो चीज की है ये बहुत नई है, क्योंकि बहुत संक्षेप में तुमने की है, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा तोड़ा था हिंदी की इस परंपरा को लिखने में अपने संस्मरणों के, और तो एक नया रूप दिया था, जिनमें से अश्वी जी वाली किताब का बहुतों को ध्यान होगा, जिन्होंने मंटो पर लिखा, मंटो मेरा दुश्मन, वो किताब ही है, और लोगों पर लिखा उन्होंने। और रेणु ने जब लिखना शुरू किया तो देखिए उन्होंने गे पर जो लिखा, और जो कई लोगों पर उन्होंने लिखा, अश्क पर लिखा। वो नई कहानियां में छपा करता था एक जमाने में, फिर बाद में उसकी किताब भी बनी। ये चीजें मुझे विनोद जी के लिखने से ही याद आई, क्योंकि हमारा संस्मरण साहित्य वैसे तो बहुत समृद्ध है। महादेवी जी की आप देखो तो एक बड़ा नाम तो वही है संस्मरण साहित्य में। उन्होंने जो भी लिखा है, चाहे वो पशु पक्षियों के बारे में हो, अपने यहाँ काम, अपने सहयोगियों के बारे में हो, अपने घर में काम करने वाले लोगों के बारे में हो, और वो भी बहुत सुंदर गद्य है उनका, बहुत अच्छी तरह उन्होंने लिखा। वो एक तरह से बराबर के लिए हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक अस्थाई तरह का उनका योगदान मैं मानता हूँ। और फिर उन्होंने अपने पर समकालीनों पर लिखा, माखनलाल जी पर लिखा, प्रसाद पर लिखा। वो बहुत सुंदर है। मेरे सहचर नाम शायद यही नाम उस किताब का। तो पर विनोद जी ने जो किया है उसको मैं संस्मरण विधा में एक नई और किसी हद तक अनोखी चीज मानता हूँ, कि कैसे संभव कर दिया उन्होंने कि 1-1.5 पन्ने या 2 पन्ने में कुछ घटनाओं के प्रसंगों के माध्यम से उस व्यक्ति का एक, जिसको कह सकते हैं आप, पोर्ट्रेट, रेखा चित्र, कि जैसा जैसी कोई चीज होती है, या स्मृति चित्र कह लीजिए, वो खींच दिया। और उसमें जो जानने वाले हैं उनको भी और जो नहीं जानने वाले हैं उनको भी उसमें कई चीजें दिखाई पड़ गई। हम मनुष्य हैं, हम सब देवता नहीं। और उन्होंने कई, और सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए उन्होंने चीजें लिखी। ये बहुत दुर्लभ चीज है कि बिटवीन द लाइंस आप रीड कर सकते हो, सीधे नहीं कह रहे, और वो बिटवीन द लाइंस में भी आक्रामक होकर नहीं कह रहे। जैसे एक प्रसंग आपको याद आता, मुझे कभी भूला नहीं प्रसंग, उस यादनामा 1 का प्रसंग आ गया। विनोद जी के साथ मैं भी बैठा हुआ था दरियागंज वाले दफ्तर में, तो उदयन शर्मा आए। तब वो बंबई में थे और थोड़ा सा लोगों का जैसा स्वभाव होता है पत्रकारों वाला उदयन का, तो उन्होंने आते ही विनोद जी की तरफ दूर से, जो उनको लग सकता था, शायद लगा भी चेहरे पर, चाबी का गुच्छा फेंका। अच्छा, वो प्रेम बताने का ढंग भी था, उसके पीछे पता नहीं क्या क्या था। मैं जानता हूँ क्या था, पर अभी नहीं उसको कहूंगा। वो उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो शायद न कहें तो अच्छा है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जैसा होता है कि प्रेम भी है, ईर्ष्या भी है, कोई एक रिवेंज जैसा भी कुछ है। वो किसी बहुत बुरे अर्थ में भी नहीं है, पर एक जिसमें एक समय का तेवर बोल रहा है, कि नया तेवर बोल रहा है। जैसे तुम भी पत्रकार हो, तुम यहाँ बैठे हुए हो, देखो मैं आया हूँ, मैं अब ऐसा पत्रकार हूँ। क्योंकि उस समय हो गया था, दिनमान की हालत धीरे धीरे होने लगी कि लोग, जो गंभीर लोग थे वो तो मानते थे और आज तक मानते हैं कि दिनमान ने क्या किया है, उस वैसा तो फिर कोई कर नहीं सका, कल्पना या दिनमान या और पत्रिकाओं की तरह। बहरहाल, तो ये कहना चाह रहा था, आप देखिए एक प्रसंग से उन्होंने चीजें बदल रही हैं, पत्रकार नए ढंग के हो रहे हैं, कितनी चीजें उसमें आप पढ़ सकते। तो जो 2 पन्ने में एक समय को, एक चाहे तो आपके लिए एक युग को पढ़ लेना है, और उसमें बहुत गंभीर अच्छे, हमारे जो बड़े वरिष्ठ लेखकों पर भी हैं उसमें, कई प्रसंग ऐसे, नारायण जी पर देखिए इतना सुंदर है। और उनकी यात्राओं वाले जो प्रसंग हैं उसमें कितनी सुंदर बातें हैं। और कुछ सबसे अच्छी बात है, उन्होंने छिपाया नहीं है। दूसरे में भी छिपाई चीजें। यादनामा 2 एक मामले में और अच्छा है। अब देखिए उन्होंने, मुझे अचरज नहीं हुआ, बाल कीर्ति, इसको कम से कम दिल्ली के जिनसे वो जुड़ी हुई है, जो उसको जानते हैं,
ये और ज्यादा जानने लगे हैं। कितनी प्रतिक्रियाएं आई, मुझे थोड़ा अचरज हुआ पर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो वो लिख रहे हैं उसमें, जैसा कि वो कहते भी हैं कि अब मैं आगे नहीं लिख, मैं इसलिए आगे नहीं लिखूंगा कि अब मैं जिनको जानता था और जिनके बारे में बताने में कुछ सरस है, रोचक है, मीनिंगफुल है, और जिनको मैं निकट से जानता था। मीनिंगफुल तो बहुतों का जीवन, सभी का जीवन होता है किसी न किसी रूप में। उसको उसको किसी आलोचक की तरह वो नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका जीवन ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मैं जितना जानता हूँ, जितना मैं निकट, आप जिन लोगों के निकट आया, जो मैंने देखा और जो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट होना चाहिए, वो मैंने किया है। मैंने जैसे विनोद जी से फिर कई और मित्रों का भी नाम लिया कि भाई आप तुम इन पर मिलते तो अच्छा होता। यादनामा 2 में उन्होंने कुछ लोगों को शामिल किया बाद में, उनको अब वैसे भी वो शायद करना ही चाहते होंगे वो, पर कई लोगों को जानते हुए उन्होंने नहीं किया, और उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि देखिए, आपने एक विधा चुनी है, विधा के साथ उन्होंने जो विधि निकाली, संस्मरण की विधा, उसमें नई विधि, अब ये बराबर के लिए यादनामा 1 और यादनामा 2 संस्मरण की विधा में शामिल हो गए। एक कि इस किसी ने आकर हिंदी में इस विधा में एक नई विधि से कुछ जोड़ और तोड़ दिया। इनका मैं बहुत महत्व मानता हूँ, और बहुत लोगों ने उसको पढ़ा है, फेसबुक पर ही प्रमाण है। और ये गर्चा जी के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि कॉपर कॉइन से ये किताब भी, मेरा ऐसा अनुमान है कि बहुत ज्यादा ये लोगों तक पहुंचने वाली, लोग उसको सीधे मंगाने वाले हैं अमेजोन से। और इसके साथ ये भी जोड़ दूं कि खुद अमेजोन से यादनामा 1, जिस पर मेरे ऊपर भी एक टिप्पणी है, मैंने अमेजोन से मंगाई थी, खरीदी थी वो किताब। और खरीद कर, मैंने नहीं खरीदी थी, खरीद करके कुछ मित्रों को देने की इच्छा, कहा उनसे कि तुमने नहीं पढ़ी, उन्होंने 2 एक लोगों ने कहा मैंने नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा चलो मैं भिजवाता हूँ। तो बहुत बधाई आपको अर्पण जी कि आपने यादनामा परिचर्चा सोची और मैं भी इसमें शामिल हो चुका। विनोद जी को तो बधाई है ही, और वो तो हमारे अपने हैं, इतने अपने हैं कि परिवार जैसे ही हैं। हम बहुत साथ रहे हैं, एक दूसरे के घर में रहे हैं, हमने बहुत यात्राएं की हैं। और अभी मैंने याद, जब फेसबुक पर ये लिख रहे थे विनोद जी यादनामा, तो मैं याद दिलाई भी शायद कि कैसे मेरे स्कूटर में, तब तो स्कूटर ही बड़ी चीज हुआ करता था, मेरे पास भी बहुत बाद में आया, विनोद जी और मेरे साथ बैठे हुए, और मैं, हमने कितनी फिल्में देखी हैं, कितनी प्रदर्शनियां देखी हैं, कितना सुंदर समय बिताया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मैं अभी विनोद जी से कह रहा था, हम लोग कहीं बैठे थे एक मित्र के फार्म हाउस में, तो मैंने कहा कितनी खुशी होती है कि हम एक लंबे दौर से उन्हीं चीजों के साथ चल रहे हैं। कि कला की दुनिया है, फिल्में तो जरा मैं कम देख पाता हूँ, निकलना भी नहीं होता, और जैसे वो तो बहुत देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पर, मैं उतना नहीं कर पाता, इधर बहुत दिनों से देखी भी नहीं है। पर पुरानी यादों में उसकी कई चीजों की याद दिलाते भी हैं वो। और ये यादनामा, सबसे बड़ी बात ये है कि यादनामा 1 और यादनामा 2 नई पीढ़ियों को पिछली पीढ़ियों के बारे में, पिछले दिनों के बारे में बताएंगे, जो उस दौर से गुजरे हैं उनको उसमें से कई नई चीजें दिखाई पड़ेंगी। जो उससे भी पहले के लोग हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी समय साथ थे किसी न किसी रूप में, उनको भी कई चीजें दिखाई पड़ेंगी। और जो मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जो इनमें से किसी व्यक्ति को नहीं जानता, कोई बिल्कुल सामान्य पाठक, जिसका मान लिया साहित्य से भी कोई रिश्ता नहीं, और हमसे विनोद जी से भी रिश्ता नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, और अचानक एक दिन यादनामा खरीद लेता है और पढ़ना शुरू करता है, मुझे लगता है उसको ये किताब हम लोगों से भी ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि उसकी उत्सुकता, उसका विस्मय, उसका ये सरसता, रोचकता उसको और भी भाएगी। अभी मौका हुआ तो फिर कुछ और कहूंगा, अभी मैं विराम लेता हूँ। जी, शुक्रिया प्रयाग साहब, बहुत ही समीचीन बातचीत, और जिस तरह से आपने इस पूरी पुस्तक पर अपनी बात रखी है, वह कई तरह के प्रश्न भी हमारे सामने उभर कर आते हैं इस बातचीत में। और जो आपने अभी जिससे समापन किया, वह एक बड़ी बात है कि यादनामा जो पुस्तक है वह याद दिलाती हुई पुस्तक है।
आप जैसे लोग, प्रयाग शुक्ल जी जैसे लोग, कुंवर जी जैसे लोग, अशोक जी जैसे लोग, जो लगभग थोड़े बहुत फासले के साथ कहिए, हालांकि कुंवर नारायण जी में और विनोद जी में तो काफी ज्यादा अंतर है, उन्हें हम छोड़ दें, मगर आप जैसे लोग जो 8-10 वर्षों का, 6-7 वर्षों का जिनमें अंतर है, और जो कई जगहों पर एक साथ रहते आए हैं, मिलते जुलते रहे हैं, वो कैसे यह पुस्तक उन्हें याद दिलाती है कई सारी चीजें। और मुझे लगता है कि विनोद जी यह सब इसलिए भी संभव कर सके कि वे निरंतर अपनी बातचीत में इन प्रसंगों को दोहराते रहे, बार बार अपने संवाद में इन बातों को रखने से उनकी स्मृति भी बनी रही और वे उसको लिख पाए। एक तो यह है। दूसरा, वे बिल्कुल जो उनके लिखने की अपनी जो शैली है वह अलग तरह की है। अलग तरह की कैसे है, इस पर मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक मुझे ध्यान है कि उपन्यास त्रयी, अगर मैं गलत हूं तो विनोद जी मुझे करेक्ट करेंगे, उपन्यास त्रयी जो उनके 3 उपन्यास हैं कला, फिल्म और साहित्य पर, उसमें वे हाथ से लिख रहे हैं। और कई बार कुछेक के जो कुछेक की जो पांडुलिपि है उसको लिखकर फाड़ भी रहे हैं, फिर नए सिरे से लिख रहे हैं। मगर विगत वर्ष से या लगभग 1.5 वर्षों के बीच से जो यह कोरोना का काल चल रहा है, इसमें वे जो ये संस्मरण लिखते हैं वे सीधे अपने कंप्यूटर पर या अपने आईपैड पर या अपने मोबाइल पर लिखते हैं। और मुझसे भी कई बार उन्होंने यह बात कही है कि इस कारण से भी जो एक जो उसका जो एक चुटीलापन है या जो उसकी अपनी ब्रेविटी है, जो संक्षिप्ति है, वह भी आ सकी है। और जो याद करने की बात है, जो बड़े बड़े संस्मरण भी हैं, जो महान संस्मरण हैं, उल्लेखनीय भी हैं और हमेशा रहेंगे, मगर यहाँ जो जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारी अच्छाई बुराई है, उनके बीच वे यात्रा करते हैं। तो एक तरफ नई पीढ़ी पे भी लिख रहे हैं, जिसकी चर्चा प्रयाग जी ने भी की, पुरानी पीढ़ी पर भी लिख रहे हैं, तो एक पीढ़ियों के बीच सेतु बनता हुआ संस्मरण भी है। दूसरा, जो उनके साथ रहे हैं उनको वे याद दिलाते हुए संस्मरण है। और हम जैसे लोग जो दूर से आप अग्रजों को देख रहे हैं और पढ़ते आए हैं, उनके लिए कई चौंकाने वाली चीजें भी हैं। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आदरणीय विनोद भारद्वाज जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया इस पर अपना लिखित वक्तव्य दें। अर्पण सरबजीत से बात कीजिए, फिर बाद में बोलता हूँ। नहीं, सरबजीत जी अभी दिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लेते हैं कि वे आ जाएं। लेकिन फिलहाल चूंकि हमारे कई दर्शक, कई लेखक गण यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम कंटिन्यू करें। तो आप बात करें और मैं इस बीच उनसे फोन पर भी संपर्क करता हूँ। विनोद भारद्वाज जी। देखिए, प्रयाग जी ने इतना अच्छे तरह से मेरी किताब के बारे में पाठकों को या श्रोताओं को परिचय दिया है। एक कारण यह है कि मैं बहुत छोटी उम्र में ही उनका दोस्त बन गया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दिनमान में आने से पहले ही मैं उनका मित्र था। इसलिए कि वो गढ़ा कोला निराला के गांव जा रहे थे दिनमान की रिपोर्टिंग के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी रिपोर्टिंग थी उस जमाने में। उसका शीर्षक भी मुझे याद है, आदमी जैसे कि कमान बन जाता है किसान। तो वो मेरे घर आए थे लखनऊ में, हम लोग नागर जी के घर गए मिलने के लिए। फिर उन्नाव से हम लोग पुरवा गए, पुरवा से गढ़ा कोला गए, और बड़ा अद्भुत यात्रा थी वो, साइकिल पर। में। हाँ, मुझे तो साइकिल चलानी इतनी आती नहीं थी, प्रयाग जी को थोड़ा अनुभव था, तो कई बार मैं गिरते गिरते ही बचता था, क्योंकि एक नहर की बगल में से हम लोग जा रहे थे। उसमें एक छोटा सा एक जगह जिक्र भी है जो मैंने प्रयाग जी पे लिखा है, बल्कि मुझे अलका सरावगी ने कहा जब वो पढ़ा के, बोली कि मैं तो इतना हंसी उसको पढ़ के। तो वो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती ना जो आपके जीवन का वो संयोग से अलका सरावगी चूंकि प्रोफेसर मारियोला का भी जानती हैं, जो वेनिस में प्रोफेसर थी हिंदी की, उन्होंने अनुवाद भी किए हैं उनके, कुंवर जी के। तो उसमें भी एक प्रसंग है जिस पर उन्होंने कहा कि उनकी अपनी छात्रा से मुझे मिलाया, मैंने उससे पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो मारियोला नाराज हो गई, बोली कि मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं इनसे पिताजी के बारे में, हो सकता है इनके पिता चोर हों। तो मुझे तो अलका जी कह रही थी कि मुझे इतना मजा आया इसको पढ़कर
तो इसमें भी ये प्रसंग है कि एक मंदिर में हम लोग रात को सोए, एक ही चारपाई थी, और वहां पर जो पुजारी और सब लोग कहानियां बता रहे थे नरबली की, आसपास कहीं नरबली हुई थी। तो हम दोनों रात भर बात करते रहे, सुन, हम लोग शायद 2-3 बजे सोए होंगे। तो उसमें यही हो रहा था कि कहीं हम लोग नरबली के तो वो नहीं है, मतलब हमको नरबली के लिए तो नहीं आज जो है यहाँ पर। तो वो जो एक कई यादों को अपने, देखिए हर चीज को साहित्यिक याद ना बना दिया जाए। एक मैं एक्चुअली इसे एंटी मेमोयर कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं लिखना, जब दोबारा प्रयाग जी ने मुझे उद्वेलित किया कि अभी कुछ चीजें रह गई ये लिखो, क्योंकि उन्होंने बाद में ही किताब पढ़ी जब मंगा के, क्योंकि लॉकडाउन में उनको जाकर किताब देना मेरे लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने अमेजन से मंगाई। तो उसमें उन्होंने कहा कि रूपा एंड कंपनी पे तुम्हें लिखना चाहिए था, या दरियागंज पे लिखना चाहिए था, या फिर उन्होंने कुछ और भी नाम सुझाए। कई लोगों ने, मनीष पुष्किले ने मुझे कई नाम सुझाए कि कृष्ण बलदेव वैद्य पे जरूर लिखिए, या उन्होंने कमलेश का भी नाम सुझाया। तो सबके मेरे पास बहुत दिलचस्प संस्मरण थे, लेकिन जब लिखने वक्त में इस बार, पिछली बार तो हम लोग कोविड हमसे दूर था, मतलब हमारे आसपास नहीं मंडरा रहा था। इस बार कोविड जो है वो मेरे बिल्कुल सर पे आकर के बैठा हुआ था, और मुझे माइल्ड कोविड था, लेकिन उसकी दवाइयां ने मेरा 15 दिन तक तो मैं मतलब रोटी भी नहीं खा पा रहा था, चावल भी नहीं खा पा रहा था, सिर्फ कुछ लिक्विड खा पी पा रहा था। ठीक यूं ही मैं थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया। तो चूंकि फेसबुक में सुबह 8 बजे में जब 9 बजे पोस्ट करता था, तो मैंने देखा कि लोग उसे पढ़ के कैसे, अगले दिन अगर मैंने देर कर दी पोस्ट करने में, तो 9 बजे मुझे व्हाट्सएप आ रहा है कि अरे आज आपने अभी तक लिखा नहीं। तो एक रीडर के साथ, जो कि दोस्त थे इनमें से कई कई बड़े नामी लोग हैं सब, मैं उन लोगों पे नहीं लिख रहा था जो, या जिन प्रतिक्रिया कर रहा था, प्रयाग जी जैसे हर संस्मरण पे एक पैरेलल अपनी बात भी कहते थे, क्योंकि वो उस दौर के उन सब लोगों को जानते रहे हैं, और या उन घटनाओं को जानते रहे हैं। लेकिन अब जो मुझे लग रहा है, जैसे ये लिखता रहा, 24 दिन लिखा मैंने ये लगातार, तो इस बार मैंने उन टिप्पणियों में से कुछ टिप्पणियां चुनी, और वो किताब में हर चैप्टर के साथ हैं, और वो एक अलग सिनेरियो बनाते हैं, वो भी दिलचस्प है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, कई प्रसंगों पे मैं सहमत भी नहीं हूँ, जैसे रजा पर जो मैंने लिखा था कि उनकी जो जो बेटी बन के जो उनकी सारी जायदाद फ्रांस में ले ली उसने, तो इस पर मेरे मित्र कृष्ण कल्पित का एक दूसरा वर्जन है, वो उसको कह रहे थे कि उसको लूटा गया, जबकि मैं जानता हूँ कि वो लड़की जो है पूरी तरह से रजा के नाम को बदनाम कर रही है। तो लेकिन क्वेश्चन है कि फिर भी अपने अपने ढंग से चीजों को देखने का ढंग है, क्योंकि अशोक वाजपेयी एक बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी हैं, तो उन पर तो अगर आप लिखेंगे तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी। क्योंकि मैंने जब लिखा तो मैंने देखा कि उनके अनेक मित्रों ने मुझे ये भी कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, बल्कि उस पे टिप्पणी भी की। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लेकिन मुझे सबसे अधिक आनंद आया राम कुमार पे लिखने पर, क्योंकि राम कुमार पे मैंने एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा। एक 67 में गोल्ड मार्केट में प्रयाग जी के साथ में आरंभ पत्रिका के लिए एक रेखांकन लेने गया था उनसे कि हम लोग छापेंगे उसको। तो वो जो मैंने स्टाइल बनाई कि उस दौर से शुरू होके अलग अलग प्रसंग, जिसमें एक आखिर में फेक पेंटिंग का प्रसंग है, जो बहुत आधुनिक समय की एक अजीब बात है कि कलाकार कह रहा है कि ये तो पेंटिंग मेरी है ही नहीं, मैंने कभी ऐसा रंग ही नहीं लगाया, लेकिन ऑक्शन हाउस उसे कह रहा है, पैसा कमाना है उसे, उसे चिट्ठी लिख रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि आपकी पेंटिंग नहीं है, हमारे पास ये है, मतलब प्रमाण है हमारे पास। तो ये एक दुनिया है। क्योंकि देखिए शांता दत्त पर जो मैंने लिखा, उस पर काफी लोगों ने मुझे कहा कि बड़े मार्मिक अंत है उसका, क्योंकि उनकी बॉडी पड़ी है, कोई वहां आया भी नहीं है, 4 लोग खड़े हैं, उनकी बेटी उनकी बॉडी पर मक्खियां भिनभिना रही थी, तो उसको ये मैंने रियल देखा हुआ है, ये कोई मैंने सुना नहीं है। ये मैं अपने उपन्यास में इस प्रसंग का जिक्र कर चुका हूँ सेपक्कू में, लेकिन वहां पर वो कला समीक्षक पूरी तरह से शांतो दत्ता नहीं है, यहाँ वो शांतो दत्ता है। तो दोनों में एक ही फर्क होता है। इसीलिए कृष्ण बलदेव व्यास से मेरी एक जो लंबी बातचीत हुई थी,
और इसको लेकर सब जानते हैं कि आत्मकथा एक, उसमें कई मजबूरियां हैं आपकी, कुछ ना लिखने की, कुछ लिखने की। संस्मरण एक उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप उपन्यास लिख रहे हैं अपने जीवन की घटनाओं से, देन यू कैन टेक लिबर्टी। बहुत से उपन्यास जो लिखे गए हैं वो एक तरह की आत्मकथाएं डिस्गाइज में हैं। और अगर मेरे ये उपन्यास रही अभी अर्पण कुमार ने जिक्र किया, तो वो पत्रकारिता और कला की दुनिया का एक अंडरवर्ल्ड भी उसमें है। वो मैंने खुद देखा है, चाहे नवभारत टाइम्स में, धार्मिक में, दिनमान में, तो मैंने उस दुनिया से वो कहानियां ली हैं। तो वो कहीं, अब जब मैंने यादनामा में लिखा तो प्रामाणिक हो गई, क्योंकि मतलब वो अगर मैं अंतरता पे लिख रहा हूँ तो मुझे पूरी जिम्मेवारी से लिखना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक स्टाइल मैंने खोजी कि हर घटना को मतलब एक खास तरह से नरेट करूं मैं। तो मुझे लगता है प्रयाग जी के वक्तव्य अभी सुनकर तो मुझे लगा, और मुझे बहुत संतोष भी है कि वो चीजें कन्वे हो सकी हैं। क्योंकि मुझे ये भी लगता था मैं जो लिख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी अपनी निजी किस्म की एक सनक है। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए अब मुझे जब ये घोषित किया फेसबुक पे, आजकल तो सारा संवाद फेसबुक से ही होता है, उसमें मैंने लिखा कि मैं शायद अब और कभी नहीं लिखूंगा, ये मेरी अंतिम किताब है। हालांकि मेरी जानने वाले अभी कम से कम 25 लोग ऐसे हैं जिन पर कि मुझे लिखना चाहिए। लेकिन जैसे उदय प्रकाश है, उदय प्रकाश मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हम लोग दिनमान में भी साथ थे और आज भी हम लोग घंटों बात करते हैं, लेकिन मैंने उसमें नहीं लिखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उदय प्रकाश तो मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कुंवर नारायण प्रयाग जी या ये लोग हैं, तो या विष्णु खरे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने भूमिका में इस बार लिखा भी है कि कुछ सीक्रेट कहानियां भी होती हैं यादों की। तो उस पर एक आज की युवा चर्चित कवयित्री ज्योत्सना, उसने कमेंट भी किया कि ये सीक्रेट क्या है, मतलब वो सीक्रेट जो है वो कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो पूरा यादनामा है वो उसमें सीक्रेट ही सब कुछ कहानियों को कभी कभी वो किया गया है। और मैंने फिर सोचा, ओम थानवी ने एक टिप्पणी लिखी, नहीं आप लिखेंगे यादनामा, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, फिल्म की दुनिया है और तमाम दुनियाएं हैं। जाहिर है कि मैं सत्यजीत रॉय के साथ भी मैंने कुछ समय बिताया था, पूरा दिन बिताया था शतरंज के खिलाड़ी की शूटिंग में। और बुद्धदेव दास गुप्ता, श्याम बेनेगल के साथ मैंने बहुत समय बिताया है भोपाल में। हम लोग अगल बगल में कमरा था, 7 दिन रहे थे। तो लिखने को बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मेरे दोस्त ने कहा कि अरे भाई आपने युवा लेखिका पे लिखा है। जब मैंने उस पर लिखा बाल कीर्ति पे, जो कि अभी कोई लोग उसे जानते भी नहीं थे कि ये कितनी मतलब कोई प्रतिभाशाली लड़की है, कौन है। थोड़ा सा वो लड़की ऐसी है जो मुझे पहली बार शमशान घाट में, देखिए एक मेरे लिए बड़ा अजीब चौंकाने वाली बात थी। मैं उस लड़की से, मेरा कोई परिचय नहीं था, मैं उसको कभी कभी देखता था रजा फाउंडेशन के कार्यक्रमों में या कहीं, लेकिन मैं उसको जानता नहीं था। लेकिन वो लड़की विष्णु खरे की अंत्येष्टि पे, मतलब बहुत दूर है वो जो निगम बोध घाट दिल्ली में, वहां पहुंचना आसान काम नहीं है। तो वो लड़की वहां पहुंची हुई थी उनके अंत्येष्टि पर, कुंवर नारायण जी की अंत्येष्टि पर। तो सवाल ये है कि इसका मतलब, मैंने सोचा ये लड़की कुछ एक अजीब अजीब दुनिया की है, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसा नहीं करते हैं। कितनी कवियत्रियां हैं जो कि इन सब लोगों को बहुत जानती थी, वो तो कोई नहीं पहुंची। तो कभी कभी किसी का आपको करेक्टर वो करता है। तो धीरे धीरे धीरे, अब जब तक मेरी किताब छपी है तब तक तो उसने वो भी ले रखा था स्मार्टफोन, मैंने लिखा भी था उसमें। लेकिन हम लोगों ने उसको प्रेशर डाला कि तुम स्मार्टफोन ले लो, बहुत कुछ पढ़ पाओगी, बहुत कुछ देख पाओगी। और वो चूंकि ऐसी लड़की है जो सामने आके बोलेगी मैं एक मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ, मुझे एक वहम हो जाता है, तो मैंने कहा उसको फाइट करो। मतलब कहीं ना कहीं फिर वो हिंदी के लेखकों में, ये पुरुष लेखकों का ये भी है कि कोई भी नई लेखिका आती है तो उनके सपने कुछ ज्यादा ही फैंटेसी में चले जाते हैं वो। तो ये भी एक समस्या है जो मैंने उसकी बातों से कई बार सुनी। लेकिन इस पर चूंकि मैंने लिखा तो नहीं है, पर कुल मिला के मुझे लगता है कि मुझे सेटिस्फाइड हूँ कि कोई करेक्टर, जब तक जैसे ब्रजेश्वर मदान था, ब्रजेश्वर मदान एक बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर था, लेकिन उसको आज लोग भूल गए हैं। नेत्र सिंह रावत को भी बहुत लोग नहीं जानते हैं आज। तो मुझे लगा कि इन लोगों पर भी लिखना चाहिए, सिर्फ वो बहुत रजा अच्छे या राम,
तो रजा या राम कुमार पे लिखने से बात नहीं बनेगी। तो वो तो बड़े लोग हैं, सब लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। प्रयाग जी चाहें तो राम कुमार पे एक पूरी किताब लिख सकते हैं संस्करणों की। तो ये सब बातें हैं और आगे चर्चा होगी तो उस पर। और अभी आप गर्चा जी से वो कहें कि वो चूंकि सरबजीत गर्चा के बारे में यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि इनका एक प्रकाशन है कॉपर कॉइन, जो कि मराठी अंग्रेजी की किताबों के लिए मशहूर है, बहुत अच्छी किताबों के लिए, पोइट्री के बुक्स के लिए। आज ही मेरी किताब आई है और आज ही सच्चिदानंदन की पोइट्री बुक आई है उनके यहाँ से, आज का ही दिन है। मुझे बता रहे थे कि दोनों किताबें आज ही आई हैं। तो एक तरह का अलग तरह की दुनिया है। जॉन बर्जर की किताब कविताओं की, क्योंकि जॉन बर्जर मेरे प्रिय कला समीक्षक थे, मैंने सीखा ही उनके लेखन से है। जब मैं ब्रिटिश काउंसिल में उनका कॉलम पढ़ता था न्यूज सोसाइटी में, तो गर्चा की ने उनकी किताब, अमरजीत चंदन चूंकि जॉन बर्जर के दोस्त थे, तो वो किताब इन्होंने कॉपर कॉइन से छापी और मुझे संपर्क किया। मंगलेश जी इनके मित्र थे और एडवाइजर भी थे बाद के दिनों में। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके कविता संग्रह तीनों एक साथ छापना चाहूंगा, और इन्होंने मेरी किताब जो छापी बड़े कलात्मक ढंग से छापी, क्योंकि पोइट्री बुक को हम लोग चाहते हैं कि वो एक अलग चीज है, वो उपन्यास की तरह नहीं छपे। आप देखिए ये किताब जो है अगर दिख रही है, इसमें कवर जो है फणीनाथ चतुर्वेदी की एक मेरी प्रिय पेंटिंग है, जो कि खुद एक अच्छे युवा कलाकार हैं। तो ये किताब को, इसके कवर के लिए इनको एक पुरस्कार भी मिला था इनके प्रकाशन को, और वो पुरस्कार हिंदी की दुनिया का नहीं था, वो पूरे अंग्रेजी और दूसरी दुनियाओं में से मतलब इस किताब को छांट के दिया गया था। तो ये अलग, खुद कवि हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, लेकिन इनकी भाषा अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में इस समय काफी अच्छी कविताएं, इनकी कविताएं अनुवाद भी हुई हैं। पर ये थोड़ा चुपचाप रहते हैं, पीछे रहते हैं, अपने को बहुत आगे नहीं करते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि गर्चा जी थोड़ा सा अपना कुछ बोलें इस किताब पर, या अपने क्या उन्होंने क्या सोच के यादनामा को कहा। मुझसे इन्होंने, मेरा पहला चैप्टर जब मैंने इस बार लगाया तो इनका फोन आ गया कि मैंने उसको सेव करना शुरू कर दिया है, ये किताब हम छापेंगे। तो गर्चा जी बोलें कुछ। जी धन्यवाद विनोद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो धन्यवाद विनोद जी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रयाग जी से पहली बार ई मुलाकात हुई है, बहुत इच्छा रही है कि उनसे जाकर मिलूं, कभी मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन अब कोरोना के बाद जरूर जाकर उनसे मिलूंगा। और अर्पण जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत आभार। विनोद जी को मैं 2014 से जानता हूं, और जैसा उन्होंने कहा है कि अमरजीत चंदन जी ने उनका नाम मुझे सुझाया था, और जब मैंने उनकी किताब पढ़नी शुरू की, शायद ऑनलाइन मैंने कोई उनकी कविता पढ़ी, तो मुझे उनके दोनों संग्रहों के नाम बहुत बहुत अच्छे लगे। एक का नाम था होशियारपुर और दूसरा जलता मकान। तो मैंने उनको संपर्क किया कि हम लोग हिंदी में भी कुछ किताबें निकालना चाह रहे हैं, क्या आप अपनी किताब देंगे? तो उन्होंने कहा मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए कोई पैसा नहीं देता हूँ किसी भी किताब के लिए। तो हमने कहा हम पैसा बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ आपसे किताब मांग रहे हैं। उन्होंने वो दोनों किताबें मुझे उठाकर दे दी, और उसमें नई कविताएं उन्होंने जोड़ी। और ये हमें भी नहीं पता था कि किताब क्या रूप लेगी, लेकिन वो निखर कर आई और हिंदी में एक महत्वपूर्ण प्रकाश एक किताब साबित हुई। पब्लिशिंग नेक्स्ट एक संस्था है गोवा की, वो लोग हर साल बेहतरीन किताबों के लिए पब्लिशिंग में अवार्ड्स देते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। तो उसके लिए ये किताब भी चुनी गई। साथ में और भी किताबें थी, और वो बहुत कॉम्पिटिटिव एक माहौल था। तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम लोग नया काम कर रहे थे, लेकिन विनोद जी की किताब को जब बहुत सराहा गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेजी के प्रकाशक और लेखकों ने भी जब उनकी किताब देखी तो वो बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हिंदी में हम लोगों ने इस तरह की किताब पहली बार देखी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, जरूर ऐसी किताबें और भी होंगी, लेकिन उनकी किताब करने में मुझे बहुत मजा आया और मैंने भी कुछ नई चीजें सीखी।
जब विनोद जी यादनामा लिख रहे थे तब मुझे उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन एक बार उनका फोन आया और हमारी बातें शुरू हुई और बातों बातों में रामचंद्रन जी का नाम निकला। अब मैं कविता और कला को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता हूँ। जितनी मेरी रुचि कविता में है उतनी ही कला के क्षेत्र में भी है। खास करके जैसे उन्होंने जॉन बर्जर का नाम लिया, तो जॉन बर्जर मेरे भी बहुत प्रिय लेखक रहे हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। बहुत मानवीय तल पर जो ऐसे लिखने वाला सबसे बड़ा एसेइस्ट अगर मेरी नजरों में कोई है तो वो जॉन बर्जर हैं। उनकी किताब हम लोगों को मिली, वो भी हम लोगों का एक उसके पीछे कहानी इन्होंने विनोद जी ने बता ही दी है। रामचंद्रन की किताब करते करते मुझे पता चला कि विनोद जी के पास छोटे छोटे ऐसे संस्मरण हैं जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप चाहें तो मुझे ये भी दिखाएं, और जब उन्होंने दिखाया तो मुझे प्रयाग जी कृपया अपने को म्यूट कर लें। प्रयाग जी म्यूट कर लें। जी बोले सरबजीत जी। तो उनके वो संस्मरण पढ़कर मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो शायद मुझे कभी कहीं से भी पता ना चलती, और जिनके बारे में मैं शुरू से जानना चाहता था। जब मैंने बचपन में पहली बार धर्मवीर भारती की सूरज का 7वां घोड़ा पढ़ी तो मैं चमत्कृत हो गया था और मैं उस लेखक के बारे में ज्यादा जानना चाहता था, लेकिन मेरे पास उस समय कोई सुविधा नहीं थी कि मैं उनके बारे में कैसे जानूं। ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जो उनके बारे में मुझे कुछ बताए, लेकिन वो बातें मुझे विनोद जी ने बहुत संक्षेप में ऐसी बातें बताई उस किताब में जो मुझे लगता है कि वो हमेशा याद रहेंगी। तो एक ये जो उनकी खासियत मैंने उनके लेखन में देखी है, वो इतनी सहजता से ऐसी बातें कह जाते हैं जो यादगार होती हैं, और उनका सिर्फ एक उनकी लिटरेरी वैल्यू ही नहीं, उनकी एक आर्काइवल इंपॉर्टेंस भी है। अगर कला के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, सिर्फ आज के ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी किताबों से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो एक इनका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन उसमें वो हिस्ट्री वाला उन्होंने बोर्डम को बिल्कुल अलग कर दिया है। जैसे कि अल्फ्रेड हिचकॉक कहते थे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज फिल्म मेकिंग के बारे में कहते थे कि भाई फिल्म मेकिंग यही है कि आप लाइफ के जो भी बोरिंग पार्ट्स हैं उनको अलग हटा दीजिए, बस वो एडिट करके आपने जो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं वही रखी हैं। लेकिन विनोद जी वो इंटरेस्टिंग चीजें इतनी सहजता से उनको गूंथते हैं कि लगता है कि ये मैंने ऐसा इस तरह से मैंने इतनी छोटी जगह में इतना, जैसे विष्णु खरे ने कहा कि स्टैम्प साइज संस्मरण है, या शायद रश्मि भारद्वाज ने कहा था कि ये आपस में जैसे दोस्तों को चिट्ठियां लिखी जाती है उसमें हम लोग कोई बात बताते हैं, ये उन चिट्ठियों की याद दिलाते हैं। तो बिल्कुल उसमें विनोद जी भी अपने संस्मरणों में वैसे ही उतरते हैं जैसे वे हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, वे जैसे बात करते हैं वही उनके संस्मरणों में वही विनोद जी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति पीछे है, मतलब उसमें वो छिपी हुई है। एकदम ज्यादा अपने आप को उघाड़ते नहीं है, सामने नहीं आते, सामने वही आता है जिनके बारे में वो बात करते हैं। ये बात मुझे उनके संस्मरणों में बहुत बहुत जबरदस्त लगी। और मुझे याद नहीं है कि मैंने अंग्रेजी में भी इस तरह के कोई संस्मरण पढ़े होंगे। मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, अभी भी मुझे कवियों के संस्मरण पढ़ने में बहुत मजा आता है। जॉन हेन्स मेरे अंग्रेजी के प्रिय कवि हैं, उनकी एक बहुत उम्दा किताब है द स्टार्स, द स्नो, द फायर, 25 years इन द अलास्का लैंडस्केप। वो किताब, उसकी अपनी वैल्यू है, उसके संस्मरण बहुत पोइटिक हैं। विनोद जी के संस्मरण पोइटिक नहीं है, लेकिन उनमें पोइट्री वाली एक बात है, और वो है प्रिसीजन और ब्रेविटी। कितने कम से कम शब्दों में कोई ऐसी बात कह दी जाए जो आपको याद रहे, लेकिन बिना लाग लपेट के। ये मैंने पहली बार विनोद जी के संस्मरण में ही देखा, और उसमें मुझे पता चली कि एक बात ये भी पता चलती है कि वो किसी को भी अपने संस्मरणों में बिल्कुल भी जज नहीं करते। अगर हम अंग्रेजी संस्मरणों की बात करें तो मैंने जो बचपन में या बहुत जब मैं यंग था तब सबसे पहले जिन संस्मरणों को सोचा था कि मैं पढ़ूंगा लेकिन मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाया, वो ऑगस्टीन के संस्मरण थे। ऑगस्टीन की 13 किताबें, लेकिन ऑफ कोर्स उस समय ना मेरे पास उतना पैसा था वो किताबें खरीदने का, ना मैं
वो पढ़ सकता था, लेकिन वो पार्ट्स में जितना जितना मुझे उपलब्ध हुआ पढ़े। आज तो आपको वो सारे सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने वो पूरे किए नहीं है। लेकिन ऐसे संस्मरणों में भी कई बार लेखक एक मॉरलिस्टिक स्टैंड लेते हैं। यहाँ यादनामा में विनोद जी ने इस तरह का कोई स्टैंड नहीं लिया है, और बहुत ऑनेस्टी और बिल्कुल एक बहुत बड़े दिल से उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने छोटी छोटी बातों में ऐसी, जैसी कोई भी ऐसी बात होगी, मान लीजिए कि उनसे आके अगर कोई व्यक्ति या कोई कवि बहुत बड़े कह रहे हैं कि मैं आपकी पत्नी से प्रेम करता हूं, तो वे उस व्यक्ति को भी जज नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा किसी और लेखक के, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है, हिंदी में नहीं देखा है, ना ही मैं मराठी की किताबें भी पढ़ता हूं, वहां भी नहीं देखा है। एक व्यक्ति जिनका नाम मेरे सामने इनके संस्मरण पढ़ते हुए आया, मतलब जिनकी याद आई, वो हैं बलवंत गार्गी। लेकिन बलवंत गार्गी के साथ बात ये थी कि वो बहुत, उनके संस्मरण प्रोवोकेटिव होते थे। खुशवंत सिंह ने बलवंत गार्गी के बारे में लिखा था कि जब बलवंत गार्गी दिल्ली आए और उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनके जब भी वो नया कोई संस्मरण लिखते तो ऐसे समझ लीजिए कि उनके 10 नए शत्रु बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जितने ज्यादा शत्रु बन गए, उनके बाद मैं उनका सबसे पहले यहाँ दोस्त बना, तो मेरे घर में उनका हमेशा स्वागत हुआ है। लेकिन यही बात थी कि उनके संस्मरण बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव होते थे। उनके शब्दों में एसिड घुला होता था कहीं ना कहीं। वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं था, लेकिन वो एक इनहेरेंट उसकी प्रेजेंस हमेशा वहां होती थी। विनोद जी के संस्मरणों में ये वाली बात नहीं है, ना कोई जजमेंट है और ना कोई मॉरलिस्टिक स्टैंड है, ना कोई डायडेक्टिज्म है। वो बिल्कुल ऑनेस्टी से अपनी बात कहते हैं, और उसकी एक आर्काइवल, जैसे कहा, इंपॉर्टेंस है। और जैसे प्रयाग जी ने जिसको बताया कि सरस ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पढ़ने में मजा आता है। प्रयाग जी ने कुछ संस्मरणों के नाम गिनवाए, जो आप अच्छे संस्मरण भी हैं, कुछ लंबे हैं, तरह तरह के हैं। ऐसे भी कई किताबें होती हैं जो हम पढ़ना शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। इनकी किताबों को हम लोग, इस किताब को मैं बीच में नहीं छोड़ सका, और वो उनकी पहली किताब के साथ भी हुआ। दूसरी किताब तो शायद मैं एडिट करते करते शायद मैंने 4 बार पढ़ ली होगी, और वो चारों बार पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें कुछ नई नई चीजें देखने को मिली। जैसे कि नेत्र सिंह रावत का नाम मैंने मंगलेश जी से सुना हुआ था, उनकी किताब के बारे में भी सुना, लेकिन विनोद जी ने उस किताब की एक बहुत सुंदर तरीके से याद दिलाई। और अब जैसे याद दिलाई तो मैंने वो किताब अपने लिए मंगाई। तो मुझे लगा कि मुझे नेत्र सिंह रावत को पढ़ना चाहिए, और श्यामलाल को भी पढ़ना चाहिए, जिनको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। 100 एनकाउंटर्स भी मैं उनकी मंगवाऊंगा और उसको पढ़ूंगा। तो ये भी एक आपको एक उनका लिटरेरी सोर्स भी आपको वो दे रहे हैं, वहां से उनके ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनको आप अपने अध्ययन में भी यूज कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि इनके लेखन की और उनके कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी की कुछ विशेषताएं हैं। विनोद जी नेवर जजेस एनीवन, वेदर इन रियल लाइफ और इन हिज राइटिंग। उनकी राइटिंग में भी वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि वे समक्ष आपको दिखाई देते हैं। बस इसके बाद अब आप इस पर बात करें, और मैं भी अगर आगे कुछ होगा तो जरूर जोड़ूंगा। जी शुक्रिया सरबजीत जी। मित्रों, अभी आप एक प्रकाशक मात्र को नहीं सुन रहे थे, एक लेखक को भी सुन रहे थे, एक बेहतरीन संपादक को सुन रहे थे। और मैं आगे कुछ बोलूं इसके पूर्व 2-3 प्रतिक्रियाएं हैं जो बीच में आई थी, जिनका जिक्र मैं नहीं कर पाया क्योंकि इससे हमारे वक्ता प्रभावित होते या उन्हें बीच में रोकना पड़ता। चेतन जी की प्रतिक्रिया है विनोद जी सेपेक्कू उपन्यास को लेकर कि उसमें आपने किस तरह कला जगत के अनेक निर्मम सचों को उजागर किया। चेतन जी। आरपी सिंह लिख रहे हैं अमरजीत चंदन की एक किताब लिखत पढ़त जो पंजाबी में है, बहुत ही आला दर्जे की पुस्तक है। और चेतन जी की ही पुनः प्रतिक्रिया है आपको लेकर सरबजीत जी, आपके वक्तव्य को लेकर कि आपने सही कहा, विनोद जी बहुत ही सहजता से बड़ी घटना को कह जाते हैं। इस बीच हमारे साथ रजनी रानी जी भी जुड़ गई हैं।
आप सभी मित्रों का धन्यवाद कि आप लोग जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स हमें लिख रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैं कह रहा था कि सरबजीत गर्चा न सिर्फ प्रकाशक हैं बल्कि उससे पहले एक बड़े कवि, एक बड़े लेखक और लेखन में सही मायने में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। और जब इस तरह के प्रकाशक हमारे साथ होते हैं या प्रकाशन जगत में ऐसे लेखक आते हैं तो उससे चयन बेहतर होता है। और जिस तरह से किताबों पर और उसके टेक्स्ट पर और उसकी शुद्धता को लेकर जितनी मेहनत करते हैं, नुक्ते को लेकर बहुत मेहनत करते हैं सरबजीत जी, वह प्रशंसनीय है और बाकी प्रकाशकों के लिए भी अनुकरणीय भी है कि वे इसे उस तरह से नजरअंदाज न करें जिस तरह से वे कर रहे हैं। तो इसके लिए सरबजीत जी, मुझे इनकी तीनों किताबों से गुजरने का मौका मिला है, विनोद भारद्वाज जी की ही इन तीनों पुस्तकों के माध्यम से, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि लगभग न के बराबर गलतियां इन पुस्तकों में है। नुक्ते का भी काफी ज्यादा ध्यान सरबजीत जी स्वयं देते हैं और इनकी टीम देती है। धन्यवाद जी, शुक्रिया। मित्रों, विनोद भारद्वाज जी को लेकर और प्रयाग जी ने या सरबजीत जी ने जो बात कही वह उसे हम आगे बढ़ाते हैं। और मुझे यहाँ पर यह कहना भी उचित लगता है कि प्रयाग शुक्ल हो या विनोद भारद्वाज हो, ये लोग लंबे समय से लेखन में तो हैं ही, पत्रकारिता में हैं ही, और ये लोग बहुत ज्यादा घूमे हैं और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा किताबों पर खर्च किए हैं। विनोद जी कभी कभी बीच में हिसाब लगाते हैं और वह हिसाब करोड़ से ऊपर का हो जाता है जो इन्होंने विदेश भ्रमण में और म्यूजियम को देखते हुए खर्च किए। तो इस तरह का जो एक अनुभव है, जिसकी बात अभी हमारे एक साथी भी सेपेकू उपन्यास की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ये लगातार विभिन्न विधाओं में, कला, फिल्म, साहित्य, कुछ अन्य विधाएं, चित्रकला, इनमें रहते हुए उनको लिख रहे हैं। कभी उन्हें कथा के रूप में लिखते हैं तो इनका पूरा उपन्यास त्रयी आ जाता है, और वहां पर चूंकि वह एक काल्पनिक गद्य है तो बहुत सारी चीजें गोपनता में चली जाती हैं। तो फिर उनमें से कुछ एक को इधर भी लाते हैं, संस्मरण की दुनिया में भी लाते हैं और उसे थोड़ा और विस्तार से लिखते हैं। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सरबजीत जी ने कही कि यह पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें इस मायने में भी उल्लेखनीय हैं कि यहाँ जो संस्मरण का जो एक बना बनाया ढांचा है वह टूटता है और लेखक छूट लेता है। लेखक, जैसे कि इन्होंने कहा, सरबजीत जज नहीं करता है स्वयं को, या कुछ ऐसे विशेष प्रसंग जो उसके अपने ही घर के हैं, जो उसके अपने ही जीवन साथी से जुड़े हुए हैं, उसे भी किस तटस्थ भाव से वे रखते हैं। या जो नई पीढ़ी की कोई रचनाकार है या और जो दूसरे लोग हैं जो उन्हें कहीं से किसी कोण से आकर्षित करते हैं, तो वे उसे भी रोशनी में लाते हैं और खास खास जगहों पर दृष्टि जाती है। यह जो दृष्टि का जाना है और विषय का चुनाव करना है और उसे जिस तरह से प्रस्तुत करना है, वह इस पूरी किताब को, इन दोनों किताबों को खास तौर से महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब हम पुनः प्रयाग शुक्ल जी की ओर चलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे इस पुस्तक पर कुछ और बातचीत कहें, क्योंकि हम जानते हैं कि कई बार एक साथ हर बात को याद हम नहीं कर सकते, तो कई बार कोई और बात रह जाती है। तो आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी, कुछ और बातचीत जो याद आ रही हो तो कृपया कहें। प्रयाग शुक्ल, माइक को ऑन कर लें प्रयाग जी। अब आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही तो बीच में शायद ऑफ हो गया। ऐसा है कि इस किताब के लिए मैं ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ ये आए और कुछ और रिस्पॉन्सेज मिले, प्रतिक्रियाएं मिले, और वो काफी आने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल अभी मैं इसकी याद करता हूँ, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी है, गर्चा जी ने भी की, अर्पण ने भी की, वो जीत भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ।
यादनामा के प्रसंग से जो एक पूरे दौर की साहित्य की, फिल्म की, कलाओं की, सिर्फ कला की, चित्रकला या मूर्ति कला की नहीं, कलाओं की, क्योंकि विनोद जी की दिलचस्पियां बहुत अधिक रही हैं। हम जिससे मान लीजिए संगीत में तो मेरे मित्र रहे हैं, संगीत में मेरी भी दिलचस्पी है, लेकिन वैसी नहीं जैसी इनकी। क्या वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिक सुन रहे हो, इंडियन क्लासिक सुन रहे हो, अब हमारे बम्बई की फिल्मों की जिससे बड़े सुंदर गीत लिखे गए हैं, उसको मैं बहुत मानता हूँ, और उसमें उतनी दिलचस्पी आप ले रहे हो कि ये किसने लिखा है, इसका संगीत किसने दिया है। तो वो जो इसकी रोचकता है वो कुछ इन कारणों से भी कि पहले तो वो कुछ बहुत ऐसे प्रसंग चुनते हैं जिनका जिक्र मैं कर चुका हूँ, जो भेदक हैं, कि वो 1.5 वाक्यों में या 2 वाक्यों में वो एक तस्वीर आपके सामने खींच दी। जैसे भी विनोद जी ने एक प्रसंग का उदाहरण दिया, बड़ा दिलचस्प प्रसंग कि वो अपनी स्कॉट के बारे में इटली में पूछते हैं तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो जो जवाब मिलता है वो देखिए कितना गजब है, और कितना उसमें कितनी चीजें खुल जाती हैं कि हमको किसी से पहले परिचय में क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। और ये संस्कारों के बारे में, कल्चर्स के बारे में, इसमें विभिन्न देशों में उनकी जो यात्राएं हैं, जिनका कभी कभी बीच में जिक्र आया है, या हमारे देश में ही उनकी यात्राएं हैं, या अलग अलग जगहों के प्रसंग हैं, तो वो उस कारण भी यादनामा बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो अचानक आप कहीं कि मान लीजिए बिथोवन की बात आ जाती है, उनकी किसी जैसे और बहुत सारी चीजों की उसमें आ जाती है, फिल्मों की बात आ जाती है, जैसे सत्येंद्र राय की बात अभी स्वयं कर रहे थे, लेकिन किसी और प्रसंग में आ जाती है, एक खाली उल्लेख आ जाता है। तो वो जो उल्लेख करने का ढंग है, उल्लेख एक अलग चीज है कि आपने कहीं मेंशन कर दिया, एक बार पर पिछले किया, वो उल्लेख आता किस रूप में, असल में वो जिन चीजों का मेंशन कर रहे होते वो मेंशन नहीं, वो आपको आपके सामने एक प्रसंग में ला दी गई कोई ऐसी चीज है कि उसको लेकर आप उत्सुक हो उठते हो, और अगर उसके बारे में आप पहले से जानते हो तो उसके कुछ आप नए अर्थ भी खोजने लगते हो। ये बात अर्पण ने बिल्कुल सही कही, और बहुत बड़ी बात है कि विनोद जी किसी को जज नहीं करते हुए, वो किसी पर कोई टिप्पणी भी करते हुए नहीं लिखते अलग से, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें उनकी कुछ तो टिप्पणियां शामिल हैं उन प्रसंगों को चुनने में, किसी व्यक्ति की रुचियों को चुनने में, किसी को कुछ कहने करने में, पर वो बहुत अच्छा करते हैं कि उसको ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ। अब आप पाठक जो है वो उसका निष्कर्ष निकाले। और दूसरी बात जो इस यादनामा की है जो बहुत बड़ी है, और मैंने विनोद जी से कहा भी कि तुमने मुझे क्यों बख्श दिया, क्योंकि मेरे बारे में उसमें अच्छी बातें, और वो उनकी याद उन्होंने की है, तो कुछ विरोध में मैंने बात कही थी, लेकिन ये यादनामा इसलिए भी अच्छा है, और विनोद जी से मेरी बात होती रहती है कि कोई भी वो ठीक ही कहते हैं, हम सब मनुष्य हैं, हम में से कोई देवता नहीं, कोई पूरा नहीं, इसलिए ऐसी चीजें भी आएंगी ही, भले हम उनको न प्रकाश में लाएं, और कई कारणों से प्रकाश में नहीं लाते, क्योंकि प्राइवेसी का एक महत्व, उन्होंने प्राइवेसी की भी रक्षा की। ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारी चीजें मालूम है, ये मैं जानता हूँ, मित्रों को क्यों नहीं मालूम होंगी। तो प्राइवेसी की रक्षा करते हुए भी संकेतों में वो कई चीजें कहते हैं, और वो संकेत प्रसंगों में आते हैं, और वो बिल्कुल ठीक करते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। मैं इसको अब अच्छा मानने लगा। हालांकि जब मैंने संस्मरण लिखे हैं, मेरी भी एक किताब है स्मृतियां बहुतेरी नाम से, उसमें मित्रों पर भी है, शांता दत्ता जी पर, उसमें भी एक प्रसंग है विनोद जी ने जो लिखा है। तो एक दिन मैं सोचने लगा, और वो स्वाभाविक है, ये फर्क तो होना ही चाहिए, वो उनका लेखन है, मेरा अपने ढंग से लेखन है। तो ये कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि वो एक समय पर टिप्पणी, शांता दत्ता जी पर मैं कुछ और चीजें याद कर रहा हूँ, मैंने इससे प्रसंग आया तो बता देता हूँ इसमें क्या याद कर रहा हूँ। आईथेक्स की सीढ़ियों पर हम बैठे हुए हैं, तो विनोद जी भी आ जाते हैं, और वो फिर जिसकी याद विनोद जी ने भी की है, और हम तीनों अक्सर साथ हो जाते थे, शांता दत्ता जी, मैं, विनोद जी, और किसी पार्टी में, और वो पूछते थे कि एक्शन किधर है, मतलब ड्रिंक्स कहाँ है, ये खाना पीना कहाँ है, ये कहें। तो उस एक्शन से आशा ही होता था कि भाई वो कुछ खा पी लें,
तो फिर हमारी बातचीत कुछ और सरस होगी, हम कहीं बैठेंगे तो बैठने का दूसरा एक आनंद आएगा। बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि ये यादनामा इसलिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें एक दौर है, इसमें व्यक्ति हैं, इसमें कई व्यक्ति हैं, और इसमें प्रिय मित्रों तक को, जैसे विष्णु खरे जितने प्रिय विनोद जी को हैं उतने ही प्रिय मुझे रहे हैं। हम दोनों की उनसे पारिवारिक मैत्री रही है। और मैं एक दिन विनोद जी से कह रहा था कि अब मुझे विष्णु जी की और भी बहुत ज्यादा याद आती है, लगभग रोज याद आती है, क्योंकि वो भी एक विलक्षण व्यक्तित्व था। उस विलक्षण व्यक्तित्व को, विलक्षण कई मामलों में, कि आप ऊपर से लगेगा कि वो व्यक्ति जैसे किसी चट्टान का बना हुआ है, और आप अंदर से जरा उसको देखोगे तो लगेगा अरे इसमें तो पानी पानी भरा हुआ है चट्टान के ऊपर। तो प्रयाग जी की आवाज, संभावना प्रकाशन वाले अभी भी उनका फोन आ गया था, तो मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया है। जी जी ठीक, बाद में करूंगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि विष्णु जी पर मुझे उनका लिखा हुआ बहुत अच्छा लगा। विष्णु जी से भी सहमतियां जाहिर की है, कितनी सुंदर बात है ये। और उनको एक तरह से कितनी बड़ी ट्रिब्यूट दी है कि व्यक्ति क्या है, इंटेलेक्चुअली समझदार, इतना पढ़े लिखे व्यक्ति, एक प्रेमी व्यक्ति, झगड़ा करने वाले लेकिन अंत में प्रेम करने वाले, तो वो होता है। तो ये जो मनुष्य के, यशपाल जी का उपन्यास है ना, मनुष्य के रूप, बड़ा सुंदर नाम है। तो इस याद ना, और ये संयोग ये है कि विनोद जी की तो यशपाल जी से ही भेंट रही है, और उनकी भतीजी सरोजपाल के साथ के कारण मूवी से मैत्री थी, तो यशपाल जी से भी और उनके बेटे से मैत्री हुई। पर वो अभी ठीक कह रहे थे कि उन्होंने सब पर नहीं लिखा, चाहे तो लिख सकते हैं, पर उन्होंने चुना है। मैं इस चुनाव के भी बहुत पक्ष में हूँ कि आप चुनते हो कि हाँ, मैं किसके बारे में, मुझे क्या पता है और वो क्या प्रासंगिक है जो मैं पाठक को अपने समय को बता सकता हूँ। तो ये बहुत सुंदर किताब है। बहुत सारी चीजें देखिए, अभी कितनी चीजें याद आ गई। यशपाल जी याद आ गए एक प्रसंग में, उनके बेटे याद आ गए जिनसे उनकी मैत्री है, आनंद। तो बहुत सारी चीजें इस यादनामा की खूबी ये भी है, जो मैं देखता रहता हूँ, अपने साथ अनुभव भी करता रहता हूँ, कि जितना उसमें है उससे अधिक की वो आपको याद दिला देता है, अगर आप उससे परिचित रहे हो। और जो नहीं परिचित रहे उन परिस्थितियों से या उन जगहों से, उनके बारे में उनको बहुत उत्सुक बना देता है। सबसे बड़ी अच्छी बात किसी किताब की ये हो सकती है कि वो पाठक को और अधिक उत्सुक बनाए। विनोद जी की ये किताब हर बार और अधिक उत्सुक बनाती है। जैसे अभी गर्चा कह रहे थे कि उन्होंने इसको जो एडिट करते हुए उनको नई नई चीजें दिखाई पड़ी। मैं इस किताब को 2 बार पढ़ चुका हूँ, यादनामा 1 और यादनामा 2 की भी टिप्पणियां मैंने 2 बार पढ़ी है फेसबुक पर, कि कुछ टिप्पणियां, सारी नहीं। तो उसका क्या कारण है कि आप वहां वापस जाना चाहते हो। जैसे अभी मैंने विष्णु जी की चर्चा की, अब हो सकता है कि मैं थोड़ी देर बाद निकाल कर देखूं कि अब उसमें मुझे और क्या दिख रहा है। तो बहुत बधाई अर्पण आपको भी, विनोद जी को, गर्चा को, और मैं अपने को भी बधाई देता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और इतनी सुंदर किताब पर हम लोगों ने बातें की। अब उसकी इतनी प्रतीक्षा है उस किताब की, इतने लोगों को। और फेसबुक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, पहले मैं ऐसा नहीं मानता था। जो ही मैं उससे जुड़ा, मैंने पाया तो कितना सुंदर प्लेटफॉर्म। एक शाम में एक रचना को आप 100, 200, 1000 लोगों तक पहुंचा देते हो। एक जमाना था जब एक किताब को पाठक तक पहुंचने में बरसों लग जाते थे, कि वो 500 या 1000 लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग सुन रहे हैं उनका, और आप सब लोगों का जिन्होंने इसमें भाग लिया। धन्यवाद प्रयाग शुक्ल जी। कई महत्वपूर्ण बिंदु आपने, हाँ, मेरी बात तो समाप्त हो चुकी है अर्पण, अब आप कहें। जी जी, शुक्रिया। मित्रों, यादनामा के बहाने हम पाते हैं, आवाज नहीं आ रही। जी आ रही होगी, एक बार अपने को म्यूट कर लें प्रयाग जी, शायद आवाज नहीं आ रही अर्पण आपकी। सरबजीत जी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। आवाज आ रही है? एक तो देखो तो ठीक है जी। अभी आपने मित्रों प्रयाग शुक्ल जी को सुना, और
बहुत ही आत्मीय ढंग से और विश्लेषण परक तरीके से तुलनात्मक रूप से कई बात रखी और कई संस्मरणों के हवाले हम उनके यहाँ देख पाते हैं। और यह उचित ही है कि एक किताब पर बातचीत करते हुए हम कई किताबों की ओर हमारा ध्यान जाए, जो हम सरबजीत जी के वक्तव्य में भी पाते हैं, प्रयाग शुक्ल जी के भी वक्तव्य में पाते हैं। मित्रों, यह किताब कई लोगों पर है। प्रयाग शुक्ल जी थोड़ा, हाँ जी, यह किताब कई शख्सियतों पर है, शहरों पर है, परिघटनाओं पर है, प्रकाशन जगत पर है, कला जगत पर है। तो मैं उसका एक बार यहाँ पर विवरण दे दूं कि कौन कौन से अध्याय हैं। उससे पूर्व एक बात जो मुझे याद आ रही है सैयद हैदर रजा जी की, कि वे जो हैं वहां पर विनोद जी एक प्रसंग में लिखते हैं कि सैयद हैदर रजा यह याद करते हैं और यह बतलाते हैं कि किस तरह बाहर में, भारत के बाहर नाम कमाना, जगह बनाना आसान है और भारत के भीतर मुश्किल है। कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अपने देश में जो इस तरह के अंतर विरोधों का शिकार हो जाती हैं। हर देश की अपनी समस्या है, उसकी अपनी बौद्धिक बुनावट है, अपनी उसकी सामाजिक मनोसामाजिक संरचना है। तो उसमें हमारे देश की भी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे ही देश के कई चित्रकार, कई शिल्पकार बाहर जाकर काफी नाम कमाते हैं। सुबोध गुप्ता उनमें से ही एक नाम है। तो मैं जब वह संस्मरण पढ़ रहा था रजा साहब का, तो उसमें यह पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कैसे वे बिल्कुल आसानी से इस बात को रख देते हैं जो हमारे देश की अपनी बौद्धिक अहनमयता है, इस पर भी वे एक प्रहार करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं। ऐसे कई संदर्भ इस पुस्तक में हम देख सकते हैं, जिनमें साहित्यिक संदर्भ भी हैं, विभिन्न पेंटिंग्स की बात की गई है, कई साहित्यिक कृतियों की बात की गई है, और पेंटिंग्स के जो अपने अंतर विरोध हैं, कला जगत की जो अपनी दुनिया है, जिसका जिक्र विनोद जी ने अपने वक्तव्य में किया भी, कि क्या असलियत है और क्या नकली है। और कई बार पेंटर से ही पूछते हैं कि भाई आप प्रमाणित कीजिए कि आपकी ही पेंटिंग कैसे नहीं है। तो इस तरह के अंतर विरोध यहाँ आए हैं। इससे जो उकसाने वाली प्रवृत्ति है कि हम उस दुनिया को और जान सकें, उन फिल्मों को हम देख सकें जिनकी यहाँ चर्चा हुई है, या हम उन कलाकारों के बारे में और जान सकें, या उनके पेंटिंग्स को, उनके शिल्प को हम अधिक से अधिक देख सकें, या उन पुस्तकों को और पढ़ सकें। मैं विनोद जी पर पुनः आता हूं, मगर उसके पहले इस पुस्तक के क्या क्या अध्याय हैं मैं यहाँ पर रख देता हूं। इंदु जैन जी पर अध्याय है। पहला ही अध्याय इंदु जैन जी पर है। दूसरा सेक्स, फैंटेसी और कुछ गंभीर किताबें। तीसरा अध्याय श्यामलाल जी पर, जिसकी चर्चा अभी सरबजीत जी ने की। श्यामलाल एक अनोखे बुद्धिजीवी संपादक। ब्रजेश्वर मदान हैं, अजब और गजब। रजा साहब हैं, कला की मजदूर एक अध्याय है। अशोक वाजपेयी जी हैं, गुलाम रसूल संतोष हैं और कश्मीर। गगन गिल, बाल कीर्ति, हिम्मत शाह, शांतो दत्त, रवि जैन, कृष्ण बलदेव वैद, नरेंद्र पाल सिंह, राम कुमार, परमजीत अर्पिता, नेत्र सिंह रावत, लंदन और स्टोनहेंज की स्मृतियां, देवप्रिया, रश्मि भारद्वाज, बांसुरी का जब सुनाई देता है विलाप, ए रामचंद्रन, जिसकी चर्चा हमारे प्रकाशक महोदय ने भी की। एक चेहरा जो पूरे आदमी का है, यह धूमिल पर लिखा गया संस्मरण है। और छोटी पत्रिका की स्मृतियां। मित्रों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ लघु पत्रिकाएं भी हैं, लेखक भी हैं, चित्रकारों की जोड़ियां भी हैं, शहर भी हैं, और उनसे जुड़े कई रोचक संदर्भ हैं। वो स्याह प्रकरण हैं, वे स्याह दृश्य हैं जो हम अमूमन कई बार लेखन में दर्ज करने से बचते भी हैं। वे हमारे भीतर की अपनी विसंगतियां, हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं, और वे इस तरह से हैं कि उनको गिनाने के लिए या लोगों को जतलाने के लिए वे कमजोरियां नहीं आई हैं, वे बहुत सहज रूप में आई हैं। और उसमें लेखक अपने आप को भी शामिल कर देता है। उन कमजोरियों में लेखक स्वयं को भी दर्ज करता है, अपने आप को भी बख्शता नहीं है। तो इस तरह से यह
हमारी नई पीढ़ी के लिए जो इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक होने जा रही है। और जो हमारी पुरानी पीढ़ी है जिनमें कई यहाँ उपस्थित हैं उनको भी एक बार झांकने की ओर एक कोशिश करती हुई पुस्तक है कि हम सभी अपने भीतर झांकें और यह देख सकें कि हम और कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि मुकम्मल तो कोई नहीं है। हम उस यात्रा में ही चल रहे हैं एक साथ, सबकी कुछ अपनी सीमाएं हैं, तो इन सीमाओं को भी एहसास कराते हुए ये संस्मरण है। मित्रों, हम कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं, तो मैं स्वयं यादनामाकार से निवेदन करता हूं कि वे कुछ और बातचीत करें। विनोद भारद्वाज जी। हाँ, धन्यवाद अर्पण जी। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात नरेट करना चाहता हूँ प्रयाग जी और सरबजीत की बातों को सुनने के बाद। सरबजीत ने वो जिक्र किया एक कवि का, एक जाने माने कवि का, जो मेरी पत्नी के बारे में मुझसे कहते हैं, तो वो मंगलेश डबराल हैं। आपको मंगलेश जी का एक दिन फोन आया जब मैं लॉकडाउन पीरियड से वापस घर आ गया था पिछले साल, तो उनके फोन आते रहते थे और उन्होंने कई बार यादनामा जब उन दिनों आ रहा था भरत तिवारी के शब्दांकन पर, तो वो काफ़ी उस पर कमेंट भी करते थे कि इस पर लिखो, ये क्यों नहीं लिखा। अभी आपने, जैसे मैंने जब वो सीरीज बंद कर दी तो अचानक उनका आया कि अरे आपने साकुरा पे तो लिखा ही नहीं, टोक्यो पे क्यों नहीं लिखा। तो फिर मैंने लिखा, आखिरी उसका वही है। लेकिन मंगलेश जी का एक दिन फोन आया, मैंने कहा कि बोले बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप, तो मैंने कहा आप पे लिखना चाहता हूँ लेकिन मुझे आप फ्रीडम दीजिए। तो बोले क्या, कोई गड़बड़, कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं लिखोगे। मैंने कहा कि आपका पूरा जीवन ही कंट्रोवर्शियल है, तो कुछ भी लिखूंगा कंट्रोवर्शियल ही साबित होगा, लेकिन आप ये बताइए किसके ऊपर ना लिखूं। तो उस पर मंगलेश जी ने 2-3 चीजों को कहा कि इस पर मत लिखना, मैं नहीं चाहता कि इस पर कुछ लिखा जाए। तो मैंने कहा ठीक है, एग्रीड, लेकिन कुछ चीजों पर मैं लिखूंगा जो कंट्रोवर्शियल हैं, पर मैं उसके बिना आप पर लिख नहीं सकता। अच्छा, ये देखिए, वो उनके जीवित रहने पे लिखा हुआ संस्मरण है, वो ऐसा नहीं है कि मैंने बाद में लिख दिया है, वो जवाब देने के लिए नहीं है। क्योंकि जब मैंने अशोक वाजपेयी के प्रसंग में मंगलेश जी का जिक्र किया, तो मुझे किसी का फोन आया कि भाई आप तो मंगलेश जी जीवित नहीं है, तो आप उनके बारे में क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा मैंने जीवित रहते हुए भी लिखा था, इसलिए कोई मैंने ऐसा नहीं है कि उनके मरने के बाद ये बात को इस तरह से रखा है। मंगलेश जी मेरे बहुत प्रिय मित्र रहे हैं और मैं उनको आज बहुत मिस करता हूँ। वो मेरे फेवरेट कवियों में हैं। मेरे उनकी दोस्ती 18 साल की उम्र से है, जब वो काफल पानी में थे। तो मंगलेश जी पर मैंने ये बातें कई लोगों पे इस तरह से की। एक और कवियत्री हैं, बड़ी चर्चित हैं, उनका एक दिन फोन आया, ऐसी बात हो रही थी। मैंने कहा मैं आप पर लिखने जा रहा हूँ कल। तो वो बोली कि आप गड़बड़ करेंगे और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बातें लिखेंगे, वही मंगलेश जी की टोन में कहा। तो मैंने कहा कि आप अपनी लिस्ट बताइए कि आप किस किस पे नहीं लिखना चाहते हैं। तो मैंने उनकी व्हाट्सएप पे बाकायदा मैंने लिस्ट मांगी कि आप बताइए कि आप इन चीज़ों को मत लिखिए। तो उसने 4-5 चीज़ें गिनाई कि आप इन पे नहीं लिखेंगे कुछ भी। उसके बाद मैंने लिखा और वो उनको बहुत पसंद भी आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपने अद्भुत लिखा। लेकिन जब ये यादनामा 2 मैंने लिखना शुरू किया, तो मैंने उसी चीज़ को जो कि मैंने उनके जन्मदिन पे लिखी थी, मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि वो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग पीस लगा था वो। तो वो जब शामिल किया तो वो, अब उनके विचार बदल गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तो मतलब आपने बाकी लोगों को तो बहुत अच्छा लिखा है। तो मतलब जैसे राम कुमार का शायद उन्हीं दिनों आया था। तो मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि एक समय तो आपने इसकी बड़ी तारीफ की थी, आज आपको लग रहा है कि, मैंने कहा कि देखिए ये चीज़ें मैं लिख चुका हूँ, मैं सेंसर नहीं करता अपने को। आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं। इसी तरह से एक युवा कवियत्री ने मुझसे कहा आप हमारी पीढ़ी में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी में ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं। मैंने कहा मैं तो लिख सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपकी पीढ़ी पर भी लिखा जा सकता है, और मैंने लिखा भी।
और क्वेश्चन ये है कि आप आज अगर आप सीनियर हैं, एक जूनियर कवियत्री पे लिखेंगे तो लोगों को तो एक ही किस्से कहानियां ही नजर आती है ना, वो किसी संवाद नहीं समझ पाते। और एक राजेंद्र शर्मा ने एक टिप्पणी की थी जो किताब में भी है, उसमें मैंने कहा भी है कि देखिए, आप मेरी जब 18 साल की उम्र थी, मेरे दोस्त थे कुंवर नारायण, जो कि 40 साल के थे, आत्मजयी उनका आ चुका था, बहुत बड़े कवि थे। और उनके पास अज्ञे जैसे लोग आते थे, उनके साथ समय बिताते थे। हम तो बिल्कुल लड़के थे, मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं नौसिखिए। और आज वो कह रहे हैं कि आपकी बहुत से मित्र जो हैं वो 30-35 साल के हैं। तो मैंने कहा कि शायद वो जो कमी उस समय की थी, समकालीन मेरे मित्र बहुत कम हुए हैं। ये मैंने नोट किया कि मंगलेश जी मेरे मित्र समकालीनों में हैं, उदय प्रकाश हैं, तो अदरवाइज मेरे समकालीन मित्र बहुत कम हैं। प्रयाग जी हों, विष्णु खरे हों, ये सब 8-9 साल मुझसे बड़े थे। और कुंवर नारायण जी तो खैर हम लोग उनको भीषम पितामह ही मान सकते हैं, क्योंकि वो तो काफी सीनियर थे। लेकिन वो उनकी एक चिट्ठी मैंने अभी हाल में फेसबुक में, जो कि अभी मेरी दूसरी किताब जो दुनिया मेरे आगे आ रही है उसमें संकलित भी है, तो उसमें ये था कि एक इतना सीनियर राइटर एक युवा लेखक के शहर छोड़ देने से कितना उसे मिस कर रहा है। आप ये देखिए कि ये भी ग्रेटनेस है एक आदमी की, कि मतलब कुंवर नारायण एक विनोद भारद्वाज के बॉम्बे चले जाने से इस तरह का पत्र लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संवाद है, इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई उम्र होती है या कोई आप बूढ़े हो जाते हैं या युवा रहते हैं। आप अपने ढंग से चीजों को आज मेरी ज्यादातर बातचीत जो है वो 30 से 40 साल की पीढ़ी पर से साथ है। उसका कारण ये है कि आज वो सबसे अधिक संवाद करना चाहते हैं, फोन पे उनके साथ लंबी बातें होती हैं, बल्कि ऐसी बातें भी होती हैं जो आमतौर पे एक सीनियर राइटर से आप उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इस तरह से आपसे बात करेगा। तो मुझे ये दुनिया अच्छी लगती है। अब और अब तो खैर ये दोनों किताबें आने के बाद मैं लेकिन कभी कभी तो आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ संस्मरण आ ही जाता है, किसी ना किसी का घटना का याद या कोई प्रसंग। लेकिन मुझे लगा है कि जैसे मैंने देखिए उपन्यास जब मैंने लिखा सरपट्टू, तो मैंने जिस उम्र में उपन्यास लिखा उस उम्र में लोग लिखना बंद कर चुके होते हैं। और वो उपन्यास मैंने लिखा और उसके बाद जो है मुझे पेंगुइन और हार्पर कॉलिंस ने उसको कहा कि हम तो आपको इस किताब को छापना चाहते हैं अंग्रेजी में। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि मैं, जो कि जैसे लोग मानते भी नहीं होंगे कि उपन्यासकार है, और मैंने वो लिखा और इतने बड़े प्रकाशक, बाद में हार्पर कॉलिंस ने उसको छापा भी है। सच्चा झूठ जो है वहीं से छपा है, अभी तीसरा उसके जो ट्रायोलॉजी। तो वो जो चीजें हैं ना कहीं ये सब चीजें आज के प्रसंग में मुझे याद आ रही हैं और उनका एक रेफरेंस है। और प्रयाग जी चूंकि मैं समझता हूँ कि प्रयाग जी आज जैसे सक्रिय हैं, 81 की एज में ऐसे सक्रिय लोग कम ही होंगे। और वो कई बार तो मुझे लगता है मुझसे अधिक सक्रिय हैं वो, जब मैं उनसे मिलता हूँ या बात करता हूँ। तो ये एक अच्छी बात है कि एक आदमी कभी, पिकासो ने कभी अपने को बूढ़ा नहीं माना, चैपलिन ने कभी बूढ़ा नहीं माना अपनों को। आप इतिहास देख लीजिए, चैपलिन 71 की उम्र में फादर बने थे। तो इसलिए ये कोई कोई ऐसी नहीं है उम्र। मैंने 40 साल के बूढ़े देखे हुए बहुत सारे। तो एटीट्यूड क्या है आपका, एटीट्यूड मतलब आज मैं सरबजीत के साथ जब बात करता हूँ तो एक उनके, जबकि उनके पिताजी शायद मेरी उम्र के हैं, लेकिन मैं उसके साथ जब बात करता हूँ तो बिल्कुल एक जैसे हम लोग दोस्त हैं। तो ये एक एटीट्यूड रखना चाहिए। ये क्या हुआ कि हम अगर किसी से बात करें युवा से तो उसको आशीर्वाद मुद्रा में रहें। मुझे आशीर्वाद मुद्रा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मेरे लेखन में भी नहीं है। मैं मानता हूं कि हम जब तक लिख रहे हैं हम युवा हैं, और जब लिखना बंद हो जाएगा तो हम रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए वो कुछ नहीं है। कोई आदमी कोमा में चले जाता है। मैंने सरपट्टू कैसे लिखना शुरू किया, मंजीत बाबा कोमा में चले गए और मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पार्टी की फोटो छप रही है, वो आदमी कोमा में है और वो कह रहे हैं कि एक पार्टी में एक लड़की के साथ वाइन पीते हुए फेमस पेंटर मंजीत बाबा। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि अखबार वालों को इसकी कोई चिंता ही नहीं है कि वो आदमी मर रहा है, उसके फोटो छाप रहे हैं उसके पेज 3 के ग्लैमर के साथ। तो ये एटीट्यूड से मुझे वो गुस्सा आया, मैंने वो लिखना शुरू किया।
तो वो उसमें फिर कला जगत की तमाम वजह, क्योंकि मैं उस दुनिया में बहुत रहा हूँ, तो यही वजह है कि अंग्रेजी की दुनिया ने उस नॉवल पे बहुत दिलचस्पी दिखाई। हिंदी में देखिए, उदय प्रकाश ने सबसे पहले जनसत्ता में लिखा सरपक्कू के बारे में, क्योंकि उदय प्रकाश ऐसा लेखक है जो कि आसानी से किसी पे लिखता भी नहीं है। तो वो चीजें हैं जिसको मेरा ख्याल है कि अर्पण जी, आपको बस यहाँ मैं अपने श्रोताओं को एक और सूचना देना चाहूंगा कि अर्पण कुमार ने यादनामा पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी लगी थी, बहुत लोगों को पसंद आई है। मेरी अपनी बात छोड़िए आप, और मित्रों ने कहा कि बहुत अद्भुत लिखा है वो। तो वो इस किताब का एक तरह का प्राकथन भी है, वो लेख है एक, और वो 5-6 पेज का लेख किताब के शुरू में है। तो अर्पण जी इस तरह से ये कार्यक्रम के सिर्फ वो नहीं है संयोजक, ये उस किताब के साथ इन्होंने समय भी बिताया है, और मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। जी शुक्रिया विनोद जी। और मित्रों, मैं सरबजीत जी से निवेदन करता हूं कि वे अगर चाहें तो इस किताब से एक आध अंश का पाठ भी करें, और मैं तब तक कृष्ण बलदेव वैद्य जी पर लिखे संस्मरण को पढ़ता हूं। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व 27 जुलाई को ही उनका जन्मदिन था, कृष्ण बलदेव वैद्य जी का, और उनसे काफी जुड़े रहे विनोद जी, और उनसे लंबी बातचीत भी उनकी हुई है, उसकी भी अलग से किताब है। तो कृष्ण बलदेव वैद्य पर विनोद जी क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पर एक अंश उसका रख रहा हूं। सरबजीत जी, अगर आप से संभव हो, किताब आपके पास हो, तो एक आध अंश आप भी पढ़ लीजिएगा, तो हमारे मित्रों को थोड़ा पुस्तक, कई लोग तो हालांकि पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशमेंट जैसा भी थोड़ा हो जाएगा, एक पुनरावलोकन भी होगा। विनोद जी लिखते हैं कि मैं वैद्य की आत्मकथा लिखने की आर्ट से सहमत हूं। मैं कृष्ण बलदेव वैद्य की आत्मकथा लिखने की आर्ट से सहमत हूं, क्योंकि मैंने भी अपनी उपन्यास त्रयी में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। वैद्य के अनुसार आत्मकथा एक तरह की आत्मस्वीकृति है, और कन्फेशन के लिए जो ईमानदारी चाहिए वह हमारे यहाँ नहीं है। यह बात इनके संस्मरणों पर भी आती है, और ये वैद्य को कोट कर रहे हैं, कला में एक तरह का पर्सोना, एक तरह का पर्दा रहता है, उसको हटाकर आप लिखें, और इसके अलावा आप में चिंतन भी हो, तभी आत्मकथा का कोई अर्थ है। एक लेखक के रूप में मुझे लगता है शायद मेरा जीवन बहुत दिलचस्प नहीं रहा है, और फिर आत्मकथा की कुछ बातों को बदलकर, डिस्टोर्ट करके मैं अपनी कुछ रचनाओं में ले ही चुका हूं। अक्सर लेखकों ने अप्रत्यक्ष होकर आत्मकथाएं लिखी। तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो संस्मरण में लिए गए अंश हैं वे कितने महत्वपूर्ण हैं। लेखक के विचार को कम शब्दों में किस तरह से यहाँ पर रखा गया है, या उसके दर्शन को, या उसकी जो अपनी लेखकीय सीमाएं हैं, या जो उसकी अपनी लेखकीय दृष्टि है, उसका निचोड़ कैसे वे रखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, मैंने बस एक अंश यहाँ पर रखा है, क्योंकि अभी अभी कृष्ण बलदेव जी का जन्मदिन था, और यह मुझे कुछ प्रासंगिक लगा। सरबजीत जी, क्या कोई अंश पढ़ना चाहेंगे? वो चाहे तो यादनामा 1 से ये मंगलेश जी के आखिरी हिस्से को थोड़ा पढ़ सकते हैं। जी। क्योंकि मेरा चश्मा मेरे सामने नहीं है तो नहीं पढ़ रहा हूं। जी जी। क्या प्रयाग शुक्ल जी कुछ और भी जोड़ना चाहेंगे क्या? हालांकि वो अपनी बात समाप्त कर चुके हैं, फिर भी एक बार औपचारिकता का भी तकाजा है। मैं तो कह चुका कि इस पर तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ, पर अब आखिरी बात आपने कही तो यही कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा विनोद जी से कि आप तीसरा भाग लिखो, क्योंकि उनका निर्णय है। पर कभी कभी हम नहीं जानते कि हम कोई निर्णय लेते हैं, और फिर वो हो सकता है किसी कारण से वो एक दिन लगे कि नहीं, मुझे
मैं लिख सकता हूँ। उसी हालत में वो लिखे तो अच्छा है, नहीं तो मैं भी मानता हूँ कि ये एक सोचा विचारा निर्णय है और इसका हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जबर ये इसकी इससे ये याद आती है कि, और उन्होंने ये बात जो बात कही है वो बड़ी खूबसूरत है इस अर्थ में कि जितना मैं सोचता हूँ कि मैं कह सकता था, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इसको लगभग वो कविता की तरह ले रहे हैं, जैसे कविता आप चाह कर नहीं लिख सकते जबरदस्ती। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है, और कई बार कई लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। महादेवी ने निर्णय लिया था कि मैं कविता नहीं लिखूंगी एक समय जाकर के। तो ये बात इसलिए याद आई कि ये जो समापन भी अगर वो कर रहे हैं यादनामा का, तो वो उसको हमको उसी रूप में देखना चाहिए और उसी रूप में उसको लेना चाहिए। और ये है कि इस बहाने जितना हम पीछे लौटेंगे, मतलब यादनामा 1 की ओर लौटेंगे, यादनामा 2 की ओर लौटेंगे, और जब उन्होंने कहा कि वो यादनामा 3 नहीं है लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो पुस्तक के रूप में नहीं, ऐसा ही मैं मानता हूँ। ये तो है नहीं कि वो कोई संस्मरण नहीं लिखेंगे, किसी पर कोई लेख नहीं लिखेंगे, कभी कोई मौका आएगा तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। अब बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है हम लोगों ने काफी बातें कर ली हैं अर्पण जी, और इसका जी समापन भी अब बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। एक बात लगभग, हाँ विनोद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक बात प्रयाग जी की बात से जोड़ के कहना चाह रहा हूं मैं कि देखिए, जो जिस तरह से मैंने लिखा है उसमें ये है कि वो आदमी जिस पर लिखता हूं मैं, चाहे वो बहुत बड़ा नाम हो, चाहे एक युवा नाम हो, चाहे वो मतलब एक तरह का नई पीढ़ी का अच्छा नाम हो, मैं लिखता हूं तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मुझे अलग से आकर्षित करे। उसका कारण ये है कि अच्छे अच्छे मेरे मित्र लेखक जिनको मैं जानता हूं, उनका सम्मान करता हूं, उनका अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर एक व्यक्ति है जो बहुत सफल है, अच्छी नौकरी करता है, अपने घर जाकर पत्नी से प्यार करता है, बच्चों के साथ बड़ा संबंध है, किताबें पढ़ता है, उस पर मैं नहीं लिख पाऊंगा। आप कहेंगे अरे आप एक अच्छे आदमी पर तो लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं अच्छे आदमी पर नहीं लिख पाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं जिन पर लिख रहा हूँ बुरे आदमी हैं। देखिए, इसको बिल्कुल गलत ना समझाया जाए। यानी कि उनमें कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्पार्क है, इसलिए उन पर लिख पाता हूँ। मतलब वो ऐसे मेरा परिचय का क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि कला की दुनिया में हूँ, फिल्म की दुनिया में हूँ, साहित्य की दुनिया में हूँ, जो कि प्रयाग जी यही मेरे राइवल हो सकते हैं उस दुनियाओं के। तो कुल मिलाकर के मतलब मुझे वो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, उसके इंटरेस्टिंग एनेक्डोट मुझे मालूम। अब जैसे उदयन शर्मा का उन्होंने चाबी के गुच्छे वाला जिक्र किया प्रयाग जी ने। उदयन शर्मा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो दिनमान में आना चाहता था, लेकिन रघुवीर साहब मुझे लेना चाहते थे। हम लोग एक ही फ्लैट में रहते थे, नेपियन सी रोड में, एक साल हम साथ रहे हैं। मुझे याद है कि उदयन शर्मा जो है एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्रकारिता की एम्बिशन थी कि दिनमान में जाऊं, और वही दिनमान बाद में रविवार, एक जमाने में रघुवीर साहब कहते थे कि मैं दिनमान को रविवार नहीं बनने दूंगा। उन्होंने मैनेजमेंट को लिख कर दिया था, लेकिन अंत में वो दिनमान छोड़ करके रविवार में कॉलम लिख रहे थे। ये देखिए कंट्राडिक्शन है। तो ये सारे तथ्य मैंने लिखे हैं। यादनामा 1 में मैंने अज्ञे जी पर लिखा है, मैंने रघुवीर साहब, श्रीकांत वर्मा जो मेरे सबसे, मैं तो श्रीकांत जी का बड़ा आभारी रहूंगा कि मेरे जीवन के वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और मुझे बहुत मानते थे। खास मतलब केदारनाथ सिंह और मैं उनके घर में कभी भी जा सकते थे, हम लोग अक्सर जाया भी करते थे। लेकिन श्रीकांत जी को जब मैंने लिखा है, बड़ा फ्लैटरिंग नहीं है वो, क्योंकि मैं उनके इंदिरा प्रेम, सीताराम केसरी के लिए एक बक्सा लेके नोटों का जा रहे हैं, उसको नहीं लाइक कर पा रहा था मैं। वो अपने बेटे को जीनियस मानते थे, तो मैंने लिखा है कि चार्ल्स शोभराज भी। जी, कुछ तकनीकी समस्या आ गई और विनोद जी अभी कुछ देर के लिए हमसे दूर हो गए हैं। सरबजीत जी, क्या कोई अंश पढ़ना चाहेंगे? मैं तब तक विनोद जी को जोड़ लेता हूं। नहीं, मैं वो शायद बंद हो गया था ये। जी जी तो हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जैसे अब प्रयाग जी की बुराई क्या की जाए, प्रयाग जी की बुराई करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मतलब उनका संस्मरण अगर आपको लिखना है, तो
उसमें वो उनको उस तरह से लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई किसी के संस्मरण हम बुराई या अच्छाई के लिए नहीं लिखते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी में स्पार्क होना चाहिए। जैसे मंगलेश जी में था, वो उनकी उनकी तो जीवन, मैं मंगलेश जी पर तो बहुत मैं लंबा संस्मरण लिख सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत विनोद, समय बिताया है। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इसी बात पर तुम्हारी। जो मैंने पहले कही थी, ये बिल्कुल सही तुम कह रहे हो। होता ये है जो तुमने अभी कहा ना कि मतलब एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति पर, वो बात नहीं है। और उसको तुम जानते हो, बात शायद ये है कि जिसको तुम बहुत निकट से जानते हो या बरसों से जानते हो, कि तुमने कोई ऐसी चीज नोट की उसके बारे में, अच्छी या कम अच्छी, या तो वो निकट कोई एक कोण होना चाहिए। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि कोण होना चाहिए, कोई एक कोण जहां से तुम एक रिपोर्टिंग कर सको, जहां उस व्यक्ति के बारे में लिख सको। नहीं, फिर उसमें आप ये देखिए कि मैंने जैसे मरियोला ने मुझे इतना मेरे लिए उपकार किया है। मुझे इटली में कार से बड़े बड़े म्यूजियम, बड़ी बड़ी कलाकृतियां में, एक कलाकृति को दिखाने के लिए मुझे वो पियरो डेला फ्रांचेस्का की, जिसकी गुलाम शेख ने मुझे बहुत तारीफ की थी, एक फ्रेगनेंट मैडोना करके एक पेंटिंग है उनकी, तो वो मुझे पूरा दिन घूम भटकती रही। यानी कि तब भी मैंने जब उस पर लिखा तो बहुत फ्लैटरिंग नहीं था वो। उसका कारण देखिए, अलका सराफ जी मरियोला को अच्छी तरह जानती हैं, वो भी कह रही थी जब, मेरा मतलब ये है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो किसी को फ्लैटर करके नहीं लिख रहा हूँ, या मुझे कोई उससे कोई काम नहीं चाहिए, या कोई मुझे, जैसे अब मैंने अशोक वाजपेयी लिखा था तो बहुत मुझे एक टिप्पणी आई उसमें कि लगता है कि अब आपके गुड रिलेशन शुरू हो जाएंगे। तो मैंने कहा गुड रिलेशन और बैड रिलेशन की हम कहाँ चिंता कर रहे हैं, हम तो ये है कि एक वक्त को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर अशोक वाजपेयी को मैं जानता था जब मैं छात्र था, वो सीधी में कलेक्टर थे। आरंभ के कारण उनकी जो चिट्ठियां मेरे पास आती थी, जो कि आरंभ की डाक में छपी हुई हैं, वो चिट्ठियां पढ़ लीजिए कि एक 18 साल का लड़का जो है वो अशोक वाजपेयी कलेक्टर, वो सुबह 5 बजे 5 पेज की चिट्ठी लिख रहे हैं साहित्यिक समस्याओं पर। तो एक व्यक्ति को मैं ऐसे नहीं देख सकता ना, कि जो आज के बहुत से लोग क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है किसी को, लेकिन मैं अशोक वाजपेयी का कोई भक्त भी नहीं हूँ, इसीलिए मेरी मेरी कोई आप जो किताब अशोक वाजपेयी कोई आती है तो कोई मेरा आप उसमें संस्मरण नहीं पाएंगे। लेकिन मैं उनको एक मानता हूँ कि वो इस समय के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और उसको लेकर के आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मैं जैसे लिख रहा हूँ उस शैली में फिर वो अपने ढंग से ही लिखूंगा। तो जैसे महेंद्र भल्ला पे मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन जैसा होता है, मैंने कहीं जिक्र किया कुछ घटनाओं का लंदन वाले संस्मरण में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रयाग जी के बहुत से मित्र मेरे मित्र हो गए थे, क्योंकि जब मैं दिल्ली आया तो प्रयाग जी के साथ मैंने, मुझे याद है एक शाम हम लोगों ने बियर पी थी, महेंद्र भल्ला, अशोक सक्सेरिया, शायद रमेश गोस्वामी भी थे, और वो अद्भुत शाम थी। तो अब 18-19 साल की उम्र में आप, हाँ, तो इतने बड़े 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 लेखकों के बीच में मैं आ गया, और मैं चूंकि लखनऊ में नरेश सक्सेना, कुंवर नारायण, ये सब दिग्गज थे, कृष्णयान कक्कड़, तो ये थोड़ा अलग भी है। अगर असल में राकेश श्रीवाल ने मुझे एक प्रस्ताव रखा कि मैं आप पर जीवन विनोद नाम से एक किताब लिखना चाहता हूँ, तो मुझे नाम अच्छा लगा, पर मैंने कहा कि अब उसमें क्या लिखोगे, मैं तो सब कुछ लिख चुका हूँ, अब उसको मैं जोड़ूंगा तो वो लोग जो है उसे पसंद नहीं करेंगे। और ऑलरेडी मुझे कई बार विष्णु खरे जब जीवित थे, मैंने उनको जब पहला संस्मरण लिखा तो बहुत नाराज हो गए थे वो क्योंकि मैंने उसमें लिख दिया था कि मैं उनसे, उनकी पत्नी से एक बार दोपहर में मिलने चला गया उनके घर, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम मेरे घर में मेरी अनुपस्थिति में क्यों आए थे। आप देखिए, विष्णु खरे जो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं जिंदगी के, वो मेरी पत्नी के निधन पे मंदिर में जो पुजारी बोलता है वो उन्होंने बोला था, और जो उन्होंने सुना है, ओम मौजूद थे, उन्होंने कहीं लिखा भी है। तो आप मतलब कहने का आशय ये है कि आप अच्छे से अच्छे मित्र के बारे में भी कुछ कमेंट करते हैं तो उसे थोड़ा बुरा लग सकता है, और आप क्या करेंगे, बुरा तो लगेगा। वो मेरे बारे में भी ऐसे कह सकता है, कहते ही हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई उससे मुक्त हो गए हैं। लेकिन असली बात जो गर्चा ने कही, जो मुझे काफी रेलिवेंट लगती है, कि अंग्रेजी की दुनिया में जो इस तरह के संस्मरण है, जैसे बलवंत गार्गी का जिक्र किया है, और फिर ये चीजें जो हैं
मतलब आमतौर पे एक मैंने प्रयोग किया है एंटी मेमोयर शैली को एक नए ढंग से लाने का, तो अगर मुझे थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है तो मैं खुश हूँ। लेकिन प्रयाग जी की एनालिसिस से या गर्चा की या अर्पण कुमार की, मुझे लग रहा है कि ठीक है, मतलब बुरा काम नहीं किया है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। जी जी बिल्कुल। सरबजीत जी कुछ कहना जी चाहेंगे? जी, एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहूंगा मंगलेश डबराल जी पर लिखा हुआ। अब जी स्वागत। ये मैं पहले ही बता दूं, मंगलेश मेरे शुरू से ही प्रिय कवि हैं और एक बेहद नेक इंसान हैं। उनकी संपादन कला का भी मैं प्रशंसक रहा हूं। हालांकि वो मेरा लिखा मैटर सीधे प्रेस में भेज देते थे। मैंने उनके संपादन में इतना लिखा है कि 2 मोटी किताबें बन सकती हैं। मेरी दर्जनों कविताएं जनसत्ता में उन्होंने भी छापी हैं। हमारे बीच दिलचस्प कहानियों की लंबी लिस्ट है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो सामने लाया तो साहित्यिक बवाल खड़े हो जाएंगे। फिर भी कोई फ्लैट किस्म का संस्मरण मुझसे तो नहीं लिखा जाता। अपने समय में ऐसे किस्म के कुछ बवाल झेल चुका हूं। लंबे समय तक वे मेरे पड़ोसी भी थे। पुष्प विहार और मालवीय नगर मेरे घर से पैदल की दूरी पर थे। हमारे बीच संगीत और फिल्म का एक रिश्ता भी था। वो भीमसेन जोशी के गायन के जबरदस्त प्रशंसक रहे हैं और खुद भी तत्व प्राप्ति के बाद उसी शैली में गाने लगते थे। तत्व यानी शराब के बाद की शाम। प्रयाग शुक्ल होते हमारे बीच तो उन्होंने नियम बना रखा था, मंगलेश गाना शुरू करेंगे और वो बाहर सिगरेट पीने चले जाएंगे। पर उनके गायन में अनोखी पैशन थी, मुझे आनंद मिलता था। मैं मंगलेश के लिए खूब लिखता था, मुझे वे पेमेंट भी दिलाते थे, पर वो कभी ये उम्मीद नहीं करते थे कि मैं शाम के लिए उनके तत्व चिंतन का इंतजाम करूं। हम शेयर करके बोतल खरीदते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा, आपकी कवर स्टोरी आई है, आप पार्टी दीजिए। मैं कितने संपादकों को जानता हूं जो लेखकों से कहते थे कि चेक कैश हो जाए तो आधा पैसा मुझे नकद दे दो। मेरे ख्याल से इतना काफी है। जी, तो अच्छी चर्चा हो गई इस पुस्तक पर, और लेखक को और प्रकाशक को, प्रयाग जी को, हम सभी लोगों को एक तरह से एक अच्छा अनुभव रहा कि इस पुस्तक पर हम लोग बात कर सके। और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि इसके लिए समय निकाल सके। और जितने भी मित्रगण यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार उनकी टिप्पणियां हमारे पास आ रही हैं। मैं एक बार नीचे से नाम ले लेता हूँ। आरपी सिंह जी, मधु मेहता जी, चेतन जी, अरुण जी, रजनी रानी जी, इन सभी लोगों की टिप्पणियां हमें मिली हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो हमें देख रहे हैं और जिनकी टिप्पणियां हमें शायद बाद में मिले। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि इतनी देर तक एक पुस्तक के बहाने आप लोग जुड़े रह सके और इतनी शानदार बातचीत हो सकी। इस संध्या को एक संस्मरण के माध्यम से हम वास्तव में यादगार बना सके। यादनामा के माध्यम से इस संध्या को भी हम लोग स्वयं भी कहीं ना कहीं यादगार बनाए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप सभी लोगों की अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जी नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।